वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, 12th क्लास की इंग्लिश का एक गेस पेपर पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली प्रिपरेशन है 2023 यानी कि 2023 के जो 12वीं क्लास के एग्जाम्स होने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, उसकी प्रिपरेशन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि जो गेस पेपर हम लोग 2023 एग्जाम्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं यही गेस पेपर जो है तो एग्जाम्स में आएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा। इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। इतना ज़रूर है, इतनी गारंटी ज़रूर लेता हूँ मैं कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड के 12th इंग्लिश के एग्जाम्स में फेस करने वाले हैं ये सेम पैटर्न है। ठीक है, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आपने साल भर अच्छी पढ़ाई की है तो ये वाला वीडियो देखकर किस तरह से पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है आप लोग आराम से सीख जाएंगे और बढ़िया मार्क्स, बढ़िया परसेंटेज इंग्लिश सब्जेक्ट में लाएंगे। और अगर किसी वजह से आप लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ओके, आप लोग रेगुलर कॉलेज नहीं जा सके या आप लोग सही तरीके से पढ़ नहीं सके, तो भी आप लोग इस वीडियो को देखकर पासिंग मार्क्स तो आराम से ले लेंगे। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग पासिंग मार्क्स तक ले सकते हैं? क्योंकि फुल 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, ओके, महाराष्ट्र बोर्ड जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे, सेम उसी पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे। सारे क्वेश्चंस हम लोग समझते हैं और उनके क्या आंसर्स लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या चीज़ें आपने करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो हैं वो सभी कुछ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सीन पैसेज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अनसीन पैसेज डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे पोइट्री किस तरह से अटेम्प्ट करना है, स्पीच राइटिंग किस तरह से करना है, समरी है या वर्चुअल मैसेजेस जो हैं ये वर्चुअल मैसेजेस किस तरह से लिखने हैं, या हम लोग देखेंगे कि दिए गए टॉपिक पर ईमेल किस तरह से लिखना है। ओके, यानी फुल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो गेस पेपर है यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है आपकी बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से उसकी जो है तो प्रैक्टिस हो जाए। ओके, 12th इंग्लिश इस क्लास के एग्जाम्स के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स 12वीं क्लास में हैं या जो लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए हमारा जो चैनल है जेफी जावेद इंग्लिश फॉर यू, उस पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी 12th इंग्लिश महा बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023। इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ें देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। दूसरी एक चीज़, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर फ्रंट शीट किस तरह से भरना है। एग्जाम हॉल में जब वो लोग जाते हैं, आंसर पेपर उनके सामने आता है तो बारकोड किस तरह से लगाना है, होलोक्राफ्ट किस तरह से लगाना है, रोल नंबर इन वर्ड्स कैसे लिखना है, इन फिगर्स कैसे लिखना है। ठीक है, सारी चीज़ों को लेकर वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने बारकोड कब लगाया था, होलोक्राफ्ट कब लगाया था, 2 साल पहले 10th के एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा वो बच्चों के जहन में नहीं रहता है। अगर आप लोगों को इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है तो मेरे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो है इसी टॉपिक पर कि हाउ टू फिल फ्रंट शीट ऑफ आंसर शीट इन HSC और SSC एग्जाम्स। आप लोग चैनल पर जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हैं और अपने डाउट्स जो है तो दूर कर सकते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि WH क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि व्हाट से शुरू होने वाले, व्हेन से शुरू होने वाले, व्हाई, व्हिच, वेयर, हु, हाउ, हुज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस महाराष्ट्र बोर्ड ने कट कर दिए हैं। आप लोगों का जो 12th इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है वहाँ पर ये एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बोर्ड ने पिछले साल 2 साल में नहीं पूछा है। ओके, तो अब WH क्वेश्चंस की जगह पर कौन से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को एग्जाम्स में? आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर थोड़े से मार्क्स कटने की आपकी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्यों है मैं आप लोगों को बताता हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड खुद अपने मॉडल आंसर पेपर में कह रहे हैं, मॉडल आंसर पेपर क्या रहता है, जो एग्जामिनर लोगों को दिया जाता है पेपर चेक करने के लिए कि भाई इस तरह से, इस टाइप से आप लोगों ने बच्चों की आंसर शीट्स चेक करना है। तो महाराष्ट्र बोर्ड खुद अपने मॉडल आंसर पेपर में कह रहे हैं कि अगर एक्टिविटी सही तरीके से ना की गई हो तो मार्क्स का क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने जो मॉडल आंसर पेपर है ये महाराष्ट्र बोर्ड इनकी तरफ से दिया गया है। यहाँ पर क्लियर लिखा है मॉडल आंसर्स एंड स्कीम ऑफ मार्किंग। यहाँ पर बोर्ड खुद कह रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं,
ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर्स अलोंग विथ चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स कैन बी गिवन क्रेडिट। यानी कि अगर आंसर करेक्ट है, अलोंग विथ यानी अगर वो इनके साथ है, चार्ट्स के साथ है, टेबल्स के साथ है, डायग्राम्स के साथ है, तब क्रेडिट देना है। क्रेडिट देना है यानी मार्क्स देने हैं। ओनली आंसर्स विदाउट प्रॉपर प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। सिर्फ स्टूडेंट्स अगर आंसर्स लिखते हैं और चार्ट नहीं है, टेबल नहीं है, डायग्राम नहीं है, तब कोई मार्क्स नहीं देना है। नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट यानी कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं देने हैं। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है सबसे पहले कि अगर क्वेश्चन में चार्ट है तो आंसर में भी आना चाहिए, अगर क्वेश्चन में टेबल है तो आंसर में भी आना चाहिए, अगर क्वेश्चन में कोई डायग्राम है तो वो आंसर में भी आनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर चेक करते हैं तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो आंसर रहेगा आपका वो वन वर्ड में कभी नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम और मैं सिर्फ इतना कह दूं जावेद, ठीक है, इस टाइप का आंसर आपके आंसर शीट पे नहीं चलेगा। आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वहाँ क्लियर लिखा है कि वन वर्ड में आंसर एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th इंग्लिश का है, 4 मार्च 2022 यानी मार्च 2022 का है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में बोर्ड खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ईच एक्टिविटी हैज़ टू बी आंसर्ड इन कंप्लीट सेंटेंस और सेंटेंसेस, यानी आपने कंप्लीट सेंटेंस में ही एक्टिविटी का आंसर देना है। क्लियर? आंसर्स रिटन इन ओनली वन वर्ड विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट। अगर आप वन वर्ड में आंसर लिखते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और आप लिखते हैं दिल्ली, तो आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। क्लियर? आगे, ओनली द करेक्ट एक्टिविटी नंबर रिटन इन केस ऑफ ऑप्शंस विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। या आपने सिर्फ एक्टिविटी का नंबर लिख दिए तो भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और ए है बॉम्बे, बी है दिल्ली, सी है नागपुर और डी है गांधीनगर, और आपने सही ऑप्शन का नंबर लिख दिया, तब आपको मार्क नहीं मिलेगा। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है और सही वाला जो जवाब है, जो आंसर है, वो लिखना है। ओके? कुछ स्टूडेंट्स को क्या आदत होती है कि एक क्वेश्चन जो है, ओके, उसका यहाँ पर ऑप्शन ए लिखते हैं पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 4 पर ऑप्शन बी लिखते हैं, आगे ऑप्शन सी लिखते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर लोग जो हैं हमें मार्क्स दे देंगे, बट इस तरह की अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। फिर एक बार मैं कहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर पर महाराष्ट्र बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, पिछले क्वेश्चन पेपर्स में जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो देख सकते हैं सामने। वहां पर क्लियर लिखा है कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, ये देखिए, अपने क्वेश्चन पेपर में महाराष्ट्र बोर्ड खुद कह रहे हैं 4 मार्च 2022 इस डेट का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नंबर 4, मल्टीपल आंसर्स टू द सेम एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। यानी एक एक्टिविटी के आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखे ऑप्शन ए करेक्ट है, वहाँ पर लिखे बी करेक्ट है, लास्ट के पेज पर लिखे सी करेक्ट है, तो उसे रॉन्ग ट्रीट किया जाएगा, यानी रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, माना जाएगा, एंड विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। और यहाँ पर आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? एक चीज़ और, अगर आप लोग 12th इंग्लिश 2023 इन एग्जाम्स की और भी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ओके, या तो वो फरवरी के हो सकते हैं या फिर वो अगस्त के हो सकते हैं, जुलाई अगस्त के। अगर आप लोगों को देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स थे और किस तरह से उनका जो आंसर पेपर बनेगा, किस तरह से उन्हें कम्प्लीटली सॉल्व करना है, तो इसकी कुछ वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। फुल 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे फरवरी 2021 के या जुलाई 2021 के या हो सकता है जुलाई 2022 के, ये सारे पेपर्स आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। आप लोग वीडियो पूरा देखें, ओके, एंड तक देखें। अगर आपको लगता है कि ये एक्चुअली हार्ड वर्क है, अगर आपको लगता है कि वीडियो यूनिक है, ऐसे ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर है नहीं जहाँ पर फुल 80 मार्क्स का महाराष्ट्र बोर्ड का 12th इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया गया है,
तब जा करके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। और अगर आप लोग ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते तो कुछ आपके जो खास दोस्त हैं, स्पेशल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वाली वीडियो को, हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें। ओके, सो थैंक यू फॉर बियरिंग मी ऑल दिस टाइम। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू इट, लेट्स डू इट। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन फर्स्ट प्रोज यहाँ से। इसके पहले क्या होगा, सिर्फ आप लोगों को एक बॉक्स में ये बताया रहेगा कि महाराष्ट्र बोर्ड है और ये वाला जो पेपर है ये 2023 के एग्जाम्स के लिए है। टाइम इतना है और मार्क्स 80 हैं, टाइम 3 आवर्स है और पेपर का नंबर ये है। इस तरह की डिटेल रहेगी। यहाँ पर गेस्ट पेपर में वो इम्पोर्टेंट नहीं था, ज़रूरी नहीं था, इसीलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया हूँ। हम लोग सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट से, जो कि है सेक्शन फर्स्ट प्रोज। प्रोज कहते हैं लेसन्स को, ठीक है। आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है, 12th इंग्लिश की जो बुक है, वो 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसमें से सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं प्रोज। ओके, क्या नाम है पहले पार्ट का? प्रोज। सेकंड वाला जो पार्ट है सेक्शन 2, वो है पोइट्री आप लोगों की बुक में। थर्ड वाला जो पार्ट है राइटिंग स्किल्स है और सबसे लास्ट में है जॉनरा नॉवल। ओके, यानी 4 पार्ट्स में आप लोगों की टेक्स्ट बुक डिवाइडेड है, बांटी हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए है, स्क्रीन पर जो आप लोग देख सकते हैं, एक्चुअली 12 मार्क्स के लिए है और फर्स्ट का जो बी होगा वो 4 मार्क्स के लिए होगा। समझ रहे हैं आप लोग? और ये टोटल मार्क्स है यहाँ पर ए और बी के 16। क्लियर? और जो फर्स्ट का ए है उसके 12 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि 12 मार्क्स के लिए है या 16 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 16 मार्क्स के लिए है, जिसमें से ए वाला पोर्शन आप लोगों का 12 मार्क्स के लिए है और बी वाला 4 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक पैसेज गिवन है, ठीक है, और इस पैसेज को पढ़कर आप लोगों ने एक्टिविटीज़ के आंसर्स लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला सीन पैसेज है। सीन पैसेज या टेक्सचुअल पैसेज उसे कहते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक से आता है। क्लियर? और अनसीन पैसेज या नॉन टेक्सचुअल पैसेज उसे कहते हैं जो टेक्स्ट बुक से बाहर से आता है। वो वाला थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, ये वाला थोड़ा सा इजी जाएगा आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये करना है कि दिए गए पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, रीडिंग करनी है उसकी, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। या अगर आप लोगों को ये नहीं भी पता चलता है, सिर्फ इतना भी मालूम पड़ता है आप लोगों को कि आंसर दिए गए पैराग्राफ के किस पार्ट में है, स्टार्ट में है, मिडल में है, एंड में है, तो भी चलेगा। बट सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग दिए गए एक्सट्रैक्ट यानी पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, तब वो ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी, अपने घर आया। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी, उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। एट द डोर एंड डिमांडेड एक्सप्लेनेशन, दरवाजे पर खड़ी थी उसका वेट करते हुए, और हस्बैंड के आते ही उसने पूछा, क्यों, किधर, देर क्यों हो गई? ओके, ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, तब उसने सिक्के अपनी पत्नी की तरफ उछाले। उसके हाथ में कुछ सिक्के थे, ज्योतिषी के हाथ में, उसने वो फेंके। एंड सेड, और बोला, काउंट देम, इन्हें गिनो, मतलब सिक्के जो हैं इन्हें गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, पूरे के पूरे सिक्के किसी एक बंदे ने दिए हैं, ऐसे ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से कहा। क्लियर? 12.5 आनास, 12 और आधा आना। अब आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी मुश्किल जाएगी, आजकल रुपया चलता है, ठीक है, मगर रुपया से पहले क्या चलते थे? आना चलते थे। 4 आना, 8 आना, 12 आना। तो ये वो लैंग्वेज है, 12.5 आनास। शी सेड, उसने कहा, काउंटिंग, गिनते हुए। शी वॉज ओवरजॉयड, अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। क्या पत्नी है, पहले तो वो टेंशन में थी कि तुम लेट क्यों आए, बट जैसे ही हस्बैंड ने उसे सिक्के दिए तब वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो गई। ओवरजॉयड यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं खरीद सकती हूँ कुछ गुड़, जैगरी यानी गुड़, और कुछ खोपरा कल। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, बच्चा या बच्ची पूछ रही थी मिठाई के लिए, यानी मिठाई के लिए कह रही थी वो कितने दिनों से, तो अब तुम पैसे ले आए तो मैं कुछ मिठाई बनाऊंगी। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, तो मैं बनाऊंगी कुछ बढ़िया सी चीज उसके लिए, बच्ची के लिए। ओके। द स्वाइन हैज चीटेड मी, स्वाइन कहते हैं पिग को। अब यहाँ पर ज्योतिषी को गुस्सा आया कि
कम पैसे दिखे हैं, उसे कम पैसे हैं ऐसा उसे पता चला है। तो वो कहने लगा कि उस स्वाइन ने मेरे साथ बेईमानी की। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था। अब यहाँ पर हम लोगों को पूरी कहानी पता नहीं है, लेकिन इतना हमारे ज़रूर समझ में आ रहा है कि किसी बंदे ने हमारे ज्योतिषी को 1 रुपया देने के लिए कहा था और कम पैसे देकर चला गया, ठीक है। इसलिए ज्योतिषी थोड़ा सा टेंशन में है। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर बोला। शी लुक्ड अप एट हिम, तो उसकी पत्नी ने उसे देखा। यू लुक वरीड, तुम परेशान दिखते हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ है, ऐसा वाइफ अपने हस्बैंड को पूछने लगी। नथिंग, क्या बोला वो, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ है। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पेल ही टोल्ड हर, तो उन लोगों का रात का खाना हुआ और हस्बैंड एक पेल पर बैठा था, यानी कि एक चारपाई जैसी कोई चीज होगी उस पर बैठा था, और उसने अपनी पत्नी से कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, तुम्हें पता है आज मेरे सर से बहुत बड़ा एक टेंशन, बहुत बड़ा बोझ हट गया। I thought I had the blood of a man on my hands all these years. मुझे लगता था कि मेरे हाथ खून से सने हैं, मेरे हाथों पर खून लगाए एक व्यक्ति का, एक इंसान का। इतने सालों से मैं यही टेंशन में था। That was the reason why I ran away from home. और यही वजह थी कि बहुत पहले मैं अपना घर छोड़कर भाग गया था। Settled here, और मैं यहाँ आकर बस गया, यहाँ सेटल हो गया। And married you, और मैंने तुमसे शादी की। ऐसे एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ को कह रहा है। क्लियर, ही इज अलाइव, और वो व्यक्ति जिसके बारे में मुझे लगता था कि मर गया है, अरे वो तो जिंदा है। शी गैस्प्ड, हैरान हुई, ठीक है, बहुत हैरान हुई हो। यू ट्राइड टू किल हिम, और बोलने लगी, अरे तुमने उसे मारने की कोशिश की। यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर। एस्ट्रोलॉजर कहने लगा, हाँ भाई, हमारे गांव की बात है, जब मैं एक बेवकूफ़ नौजवान था, बहुत पहले की बात है, शुरू की। वी ड्रैंक, तब हम लोगों ने जुआ खेला, दारू पी, गैम्बल्ड, जुआ खेला, एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और बहुत बुरी तरह से झगड़ा किया एक दिन। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, भला आप क्या सोचना इस बारे में। टाइम टू स्लीप, चलो सोने का वक्त हुआ। ही सेड यॉर्निंग, उसने कहा, और जमा ही ली, जमा ही लेना यानी बड़ा मुंह खोलना, और पता है आप लोगों को, ठीक है। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पेल, और उस चारपाई पर, उस पलंग जैसी चीज पर, खाट पर वो स्ट्रेच्ड हो गया, यानी अपने हाथ पैर उसने लंबे कर दिए, वो लेट गया, वो सो गया, ठीक है। एग्जाम्स में भी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस को, या सॉरी दिए गए पैराग्राफ को, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। हम लोग आते हैं आगे के सेक्शन पर, देखते हैं एक्टिविटीज क्या हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें लिखना है, रीराइट यानी फिर से लिखना है और बताना है आप लोगों को ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है आपके पास में वो है, द मैन रीच्ड होम लेट एट नाइट, कि वह आदमी काफी लेट अपने घर गया। हमें पता है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात थी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हम ट्रू करते हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों को वन वर्ड में आंसर नहीं लिखना है, फिर से पूरा सेंटेंस लिखकर हम लोगों को, ये देखिए रीराइट यानी फिर से पहले तो सेंटेंस लिखना है और आगे लिखना है ट्रू। क्लियर, तो इस तरह से आंसर लिखेंगे आप लोग। फर्स्ट, द मैन रीच्ड होम लेट एट नाइट, और उसके आगे लिखा हम लोगों ने ट्रू। सेकेंड वाला है, द वाइफ गेज्ड that her husband was worried, पत्नी ने अंदाजा लगाया कि उसके जो मिस्टर हैं वो थोड़े से परेशान हैं, ठीक है। ये बात हम लोगों को पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। पूरा सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, द वाइफ गेस्ड दैट हर हस्बैंड वाज वरीड, और यहाँ पर ट्रू लिखते हैं। थर्ड वाला जो है, द मैन लिव्ड इन अ बिग सिटी इन हिज पास्ट, कि वो आदमी पास्ट में, भूतकाल में एक बहुत बड़े शहर में रहता था। नहीं भाई ये तो सही नहीं है, वो एक छोटे से गांव में रहता था, है ना, विलेज कहा था उस आदमी ने। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा है इस वाली लाइन में, यस इन आवर विलेज, कि हाँ हमारे गांव की बात है, हमारे गांव में। तो हम लोग ये वाले स्टेटमेंट को फॉल्स लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हम लोगों ने थर्ड स्टेटमेंट, द मैन लिव्ड इन अ बिग सिटी इन हिज पास्ट, और इसे फॉल्स किया। और लास्ट वाला जो है, द वाइफ वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, कि उसकी जो बीवी थी उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी। हैरत तो हुई थी, उसकी बीवी ने एक जगह क्या किया था, गैस्प किया था। गैस्प यानी
बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाना। ओके, असल में एक दो जगह उसकी बीवी को हैरत हुई थी, तो ये वाले स्टेटमेंट को हम लोग फॉल्स लिखते हैं। नंबर 4 लिखा हम लोगों ने और आगे लिखा फॉल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है 2 मार्क्स के लिए वो हमने कंप्लीट किया। 4 आप लोगों के पास में सब क्वेश्चंस थे, सब क्वेश्चंस यानी छोटे वाले क्वेश्चंस। अगर मेन क्वेश्चन है तो उसे हम लोग क्वेश्चन कहेंगे और उससे छोटा है तो सब क्वेश्चन कहेंगे। आधा 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 और आधा, टोटल 2 मार्क्स यहाँ पर आपके होते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी दी हुई है। क्वेश्चन में ये जो एक्टिविटी है, आंसर पे भी आप लोगों को ये उतारना है, बनाना है, ड्रॉ करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, 2 मार्क्स के लिए है। रिएक्शन ऑफ वाइफ, उसकी पत्नी ने क्या रिएक्शन दिया और रीजन, और रिएक्शन के रीजन क्या थे। ठीक है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं आंसर? आंसर में हम लोग लिखते हैं रिएक्शन ऑफ वाइफ, क्या रिएक्शन दिया था उसकी बीवी ने, तो 1 में लिखा हम लोगों ने शी वाज ओवरजॉयड, कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ठीक है, और दूसरा क्या रिएक्शन दिया था उसने, शी वाज सरप्राइज्ड, उसे हैरत हुई थी। ओके, और रीजन क्या थे, क्यों ज्यादा खुश हुई थी, क्यों उसे हैरत हुई थी। तो 1 का रीजन लिख रहे हैं हम लोग शी वाज ओवरजॉयड, उसे काफी खुशी हुई थी, तो वजह लिख रहे हैं हम लोग शी वाज ओवरजॉयड बिकॉज हर हस्बैंड हैड अर्नड 12.5 आवर्स, क्योंकि उसके पतिदेव ने 12.5 आवर्स इतनी कमाई करके वापिस आए थे, घर आए थे, इसलिए वो ओवरजॉयड हुई थी। और सरप्राइज्ड, इसका रीजन हम लोगों ने लिखा she was surprised because she came to know that her husband had tried to kill somebody in the past। और सरप्राइज्ड इसलिए हो गई थी कि उसे पता चला था कि ये जो मेरे सामने बैठे हैं मेरे पतिदेव, इन्होंने एक जमाने में किसी को मारने की कोशिश की थी। He tried to murder someone, इसलिए वो सरप्राइज्ड हो गई थी, है ना। तो रिएक्शन में हमने लिखा यहाँ और रीजंस हमने यहाँ पर लिखे हैं उसके। अगला वाला देखते हैं हम लोग। यहाँ भी आप लोगों को एक्टिविटी है, A3 है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट मतलब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको दी हैं और बाकी मिसिंग है, आपको फिलअप करना है ये। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बिफोर द मर्डर अटेम्प्ट द हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड, कि जब पति ने यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने अपने दोस्त को मारना चाहा, मर्डर की अटेम्प्ट की, उससे पहले दोस्त ने और पति ने क्या क्या किया। यहाँ पर एक काम लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। सोचो क्या किया था उन्होंने, मैं आप लोगों को पैसेज बताता हूँ। ये देखो, वी ड्रैंक, हम लोगों ने दारू पी, गैम्बल्ड, जुआ खेला, एंड क्वारल्ड, और हम लोगों ने झगड़ा किया। 3 चीजें आ गई, तो ये हम लोग एक्टिविटी में लिखते हैं। ये देखिए, ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली, इस तरह से आप लोग दी गई एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाले जो रेक्टेंगल्स हैं, ये वाली जो लाइन है, ये जो खड़ी लाइन से सब बनाना है आप लोगों ने। क्लियर? A3 हुआ है हमारा। हम लोग देखते हैं A4 क्या है। यहाँ पर A4 में है गैम्बलिंग इज नॉट अ गुड थिंग, जुआ खेलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में इस स्टेटमेंट को समझाओ। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसे हम लोग कहते हैं PRT। क्या कहते हैं हम लोग? PRT मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप। इस वाले क्वेश्चन की का जो आंसर आएगा वो आप लोगों को अपने हिसाब से अपने मन से देना रहता है। मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन के 50 अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या आंसर सूट होगा मैं बताता हूँ। द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि हाँ भैया ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि गैम्बलिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग वी लूज मनी, एक तो हम पैसे हार जाते हैं। पीपल क्वारल बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग, और लोग गैम्बलिंग की वजह से झगड़ा करते हैं। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, उसमें लोगों का टाइम जाता है, जुआ खेलने में एनर्जी जाती है। इवन इफ वी कंसिडर दैट 1 आउट ऑफ मैनी विन्स, अगर हम ये भी मान लें कि कई लोगों में से कोई एक जीतता है इन गैम्बलिंग, जुए में, द विनर लूजेस द मनी बिकॉज इट्स ईजी मनी, तो जीतने वाला भी अपने पैसे कोई संभाल कर नहीं रखता है, वो कहीं और जाकर उसे खर्च करता है, उड़ा देता है, क्योंकि ये ईजी मनी होती है। द मनी अर्नड इजीली एंड बाय रॉन्ग मीन्स पार्ट्स सून, ऐसा पैसा जो आसानी से मिल जाता है, ठीक है, या गलत तरीके से कमाया जाता है, पार्ट्स सून, वो हमसे दूर भी चला जाता है पैसा जल्दी से, हम उसे संभाल के नहीं रख पाते। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए होंगे, लगभग 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोगों ने 4-5 लाइंस में इसका आंसर लिखना है। याद रखो, अगर आप लोगों को लगता है 2 मार्क्स के लिए आप एक सिंगल वर्ड लिख देंगे और आप लोगों को इतने मार्क्स मिल जाएंगे,
तो एग्जामिनर लोग इतने काइंड नहीं है, ठीक है। मैं खुद भी एक एग्जामिनर हूँ। तो 4-5 लाइन तो आप लोगों ने एटलीस्ट लिखनी है, ठीक है। A4 हो गया हमारा। हम लोग देखते हैं A5 क्या है। ये रहा आपका A5 लैंग्वेज स्टडी। फर्स्ट है शी वाज ओवरजॉयड, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। यहाँ पर पत्नी की बात हो रही है, ठीक है। द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज, ये वाला जो सेंटेंस है इसकी एक्सक्लेमेटरी फॉर्म क्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आप लोगों को। फर्स्ट है हाउ ओवरजॉयड शी इज, ये तो नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में वॉज है। हाउ ओवरजॉयड शी वॉज, ये वाला आना चाहिए। हम लोग बी के साथ जाते हैं, लॉक किया जाए। सी है व्हाट ओवरजॉयड शी वॉज, ये भी नहीं और डी भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर तो मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, बट एग्जाम्स में किस तरह से आप लोग दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी टिप देता हूँ, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए इंग्लिश की झंझट आप लोगों की दूर हो जाएगी। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है जेफी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 4-5 दिन में मैं एक लेक्चर वहाँ पर डालता हूँ और स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सिखाता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। 11th हो, 12th हो, 5th क्लास हो, BSc हो, BA हो, जो भी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं इससे सीख सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आप लोग इससे जुड़े रह सकते हैं। हम लोग फिलहाल के लिए ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, देखते हैं आंसर। सही जवाब हाउ ओवरजॉयड शी वाज। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। जब भी आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखो तो ये वाला जो मार्क है ये याद से लगाना। अगर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है तो एग्जामिनर लोग आपके मार्क्स कट करेंगे। अगला वाला देखते हैं हम लोग। यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखते हो, तुम फिक्रमंद दिखते हो, ऐसा वाइफ ने अपने हस्बैंड को पूछा था। द करेक्ट क्वेश्चन टैग वुड बी, तो आप लोग क्या क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं यहाँ पर। यू लुक वरीड, आर यू, यू लुक वरीड, डोंट यू, सॉरी डू यू, डोंट यू, इजंट यू। चारों में से क्या आना चाहिए, आना चाहिए डोंट यू। सी वाले के साथ जाते हैं हम लोग। ये देखिए यू लुक वरीड, डोंट यू, इस तरह से आप लोग एग्जाम्स में लिखेंगे। आगे है गिव द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे 2 वर्ड दिए हैं और इनके एंटोनिम्स देने हैं आपको। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, देखिए कि एंटोनिम्स यानी क्या और सिनोनिम्स यानी क्या। तो मैं आप लोगों का आज कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ये देखिए ये है सिनोनिम्स और ये है एंटोनिम्स। तो सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाले, है ना, दोनों भी सो से शुरू हो रहे हैं। सिनोनिम सेम मीनिंग, सिनोनिम सेम मीनिंग। तो अब हमेशा के लिए याद रखना, सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाले और एंटोनिम यानी अपोजिट्स। तो केयर फ्री, जिसे कोई चिंता नहीं है, इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है आपको। और डेड, जो मर गया है, उसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, वरीड केयर फ्री का आएगा, जिसे कोई फिक्र है, ठीक है, चिंता है जिसे। और डेट का आना चाहिए अलाइव, ठीक है। दोनों वर्ड पैसेज में थे, खाली एग्जाम में आपको ढूंढकर लिखने रहेंगे। A6 भी हो गया आपका। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। पी है नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। टेक्सचुअल यानी आपकी टेक्स्ट बुक का, तो नॉन टेक्सचुअल यानी जो टेक्स्ट बुक से बाहर से आया है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स के लिए होगा, जिसका नंबर 1 है इंडिया प्लेड अ वंडरफुल मैच टुडे। इंडिया ने आज काफ़ी बढ़िया मैच खेला। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, चूज द करेक्ट, चेंज द वॉइस ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा वाला सही है। इंडिया प्लेड अ वंडरफुल मैच टुडे, इसका आना चाहिए अ वंडरफुल मैच वॉज प्लेड, है ना, इस तरह से आना चाहिए बाय इंडिया टुडे। तो ऑप्शन ए के साथ जाते हैं हम लोग, बाकी नहीं आएगा। ये देखिए इंडिया प्लेड सिंपल पास्ट है, तो हैज़ बीन तो नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, और ये वाला तो गलत है। ये वाला तो मतलब अ वंडरफुल मैच प्लेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये पैसिव बन ही नहीं सकता। हम लोग ए के साथ जाते हैं, अ वंडरफुल मैच वॉज प्लेड बाय इंडिया टुडे। ये देखिए सही आंसर है। इस तरह से आप लोगों ने एग्जाम्स में लिखना है, सिर्फ ए करके मत छोड़ देना। स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ नंबर डाल के छोड़ते हैं तो मार्क नहीं मिलेगा, आप लोगों को सामने पूरी ऑप्शन लिखना पड़ेगी। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। नंबर 2 है यू डैश स्टडी फॉर द एग्जाम्स। अब डैश में क्या आएगा, चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच सजेस्ट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी जिसमें काफी फोर्स देकर कोई बात कही गई है, चिल्ला चिल्ला कर कोई बात कही गई है, समझाई गई है, ठीक है, कि भैया एग्जाम्स के लिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो यू विल स्टडी फॉर द एग्जाम्स, नहीं, ये तो नहीं जमेगा। यू शुड स्टडी, हाँ भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए। शुड कब बोलते हैं हम लोग, जैसे ज्यादा हम लोग कोई बात पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, हाँ भाई ठीक है जाओ कर लो, ऐसा
शुड भी नहीं आएगा। कुड यानी तुम ये काम कर सकते थे, यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे, ये भी नहीं आएगा। जब ए, बी और सी नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? मस्ट आएगा। मस्ट का मतलब होता है करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए आपने, ठीक है। और शुड का मतलब कैसा होता है? हाँ भाई करना चाहिए, इस टाइप। ये वाला डिफरेंस है। तो हम लोग जाते हैं मस्ट के साथ। ये देखिए आंसर, यू मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम्स। इस तरह से आप लोग एग्जाम्स में लिखेंगे। मीना सबमिटेड हर असाइनमेंट्स इन टाइम। मीना ने समय रहते अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर दिए। इसे आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। मीना सबमिटेड हर असाइनमेंट्स इन टाइम। पास्ट परफेक्ट भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस मतलब सेंटेंस में वर्ब में ing आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबमिटेड, ये तो यही कैंसिल हो गया, सबमिटेड भी कैंसिल हो गया। ये दो में थोड़ा सा धोखा है, कौन से वाला हो सकता है? मीना हैज बीन सबमिटिंग, ये आएगा, या हैड बीन सबमिटिंग। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज तो नहीं जा सकता, तो डी वाला आएगा, मीना हैड बीन सबमिटिंग हर असाइनमेंट्स इन टाइम। ये रहा आंसर, ठीक आप लोगों के सामने डी है, मीना हैड बीन सबमिटिंग हर असाइनमेंट्स इन टाइम। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 4 है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड करेक्ट द एरर इफ एनी। यानी इस वाले सेंटेंस को डबल से लिखो, ओके। एंड करेक्ट द एरर इफ एनी, अगर कोई गलती है ये वाले सेंटेंस में तो आप लोगों ने उसे करेक्ट करके लिखना है। ऐसे कैसे मत लिख देना, मार्क नहीं मिलेंगे, ओके। देखिए माई फ्रेंड डिड नॉट आंसर्ड द फोन। पहले पहले तो लगता है कि ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। डिड सिंपल पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब है, ओके। तो जब डिड आता है ना तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आंसर्ड नहीं आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था, हम लोग ये नहीं कहते आई डिड नॉट वेंट। ये देखिए माई फ्रेंड डिड नॉट आंसर द फोन, तो आपको करेक्ट करके ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है हमारा। ये वाला भी ऐसे ही है, पैसेज है, उसे पढ़ना है और आंसर देना है। अब आप लोग पूछोगे कि सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में फिर डिफरेंस क्या है? अगर दोनों सेम है तो डिफरेंस ये है, फर्स्ट वाला आपकी टेक्स्ट बुक से था, इसीलिए आप कहते हैं ये सीन पैसेज है, ये टेक्सचुअल पैसेज है। सेकंड वाला आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं आया है, किताब में से नहीं पूछा गया है, बाहर से पूछा गया है, इसका मतलब ये अनसीन पैसेज है या ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज है। समझ गए? देखते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि पैसेज आप लोगों के लिए नया है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़े नहीं है, तो बी केयरफुल। स्टार्ट करते हैं हम लोग। टू शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स, हमारे ख्यालात जो हैं, जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, उन्हें शेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी यूज़ कम्युनिकेशन। हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे आपको अपने फ्रेंड को सजेशन देना है कि भैया तू बकवास दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि भैया तू बकवास दिख रहा है, ओके। इट्स एक्चुअली अ गिफ्ट गिवन टू अस बाय द गॉड। तो कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत क्या है, वार्तालाप क्या है? ये एक गिफ्ट है, गॉड ने हमें दिया है। एक्सपर्ट्स से दैट कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम्युनिकेशन 2 टाइप का हो सकता है। वर्बल यानी जिसमें आप अपने मुंह से कुछ शब्द निकालते हैं, बोलते हैं, एंड नॉन वर्बल, और नॉन वर्बल जिसमें आप मुंह से कुछ नहीं कहते फिर भी सामने वाला आपकी बात को समझ जाता है, ओके। In verbal communication, it can be intrapersonal, interpersonal, small group and public communication. अगर आप लोग वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके मुंह से आवाज़ें निकल रही हैं, तो वो कैसा हो सकता है? इंट्रापर्सनल हो सकता है, इंटरपर्सनल हो सकता है, छोटे छोटे ग्रुप में बातचीत हो सकती है, या पब्लिक कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके सामने ढेर सारी ऑडियंस बैठी है और आप खड़े रह के उनके सामने स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, और सब लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं। When it comes to non-verbal communication, when it comes to यानी जब की बात होती है, जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात होती है, इट इज जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट। यानी बिना अपना मुंह खोले, बिना कोई आवाज़ निकाले अगर आपको सामने वाले को अपनी राय बताना है, ओपिनियन देना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? जेस्चर्स से, यानी आप हाथ के इशारे से बता सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने चेहरे के हाव भाव से बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग आई कांटेक्ट के थ्रू बता सकते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कोई हमसे दूर है, ठीक है, वो सिर्फ हमें देख पा रहा है, सुन नहीं सकता, तो हम
जेस्चर्स के जरिए उसे बता देते हैं। You are able to communicate even without uttering a single word. आप एक वर्ड भी अपने मुंह से नहीं बोल सकते हो, फिर भी आप सामने वाले तक अपनी ओपिनियन पहुंचा सकते हो, ठीक है। Just by looking at someone, you can tell them a lot. सिर्फ किसी को देख कर के आप काफ़ी कुछ कह सकते हो, ठीक है। उसे चिढ़ा सकते हो, उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो आप कैसे हैं। By moving your eyebrows, you can tell them whether you are surprised or not. आप अपनी जो भौं हैं, आईब्रोज हैं, उनको थोड़ी सी मूवमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हैरत हुई है या हैरत नहीं हुई है ना। A traffic policeman can control entire traffic just by moving his hands in specific directions. अब एक ट्रैफिक वाले को ले लो, वो जब एक मतलब सिग्नल पर खड़ा होता है, ठीक है, या वो जब एक चौराहे पर खड़ा होता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता है, ठीक है। वो सिर्फ अपनी जो हैंड मूवमेंट है उसके थ्रू ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो पूरी बात का मतलब क्या है कि आप लोग नॉन वर्बल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज अ वंडरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन। तो फिर लैंग्वेज क्या है? बातचीत करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। बट इवन इफ यू डोंट नो अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, यू कैन यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेट टू एन एक्सटेंट। अगर आप लोगों को कोई कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज पता ना हो, तब भी आप लोग थोड़ी बहुत बातचीत तो कर सकते हो, ठीक है। आपके गांव में एक फ्रेंच पर्सन आ गया, आपको फ्रेंच नहीं आती और उसे हिंदी नहीं आती, तब भी आप उसे थोड़ा बहुत मतलब जेस्चर्स के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। Although you won't be able to communicate very comfortably or easily. हाँ, एक बात तो है कि अगर आप लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं तो इशारों से, जेस्चर से आप क्या बातें करेंगे? थोड़ी सी बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत डिटेल में आप किसी को बात नहीं कर सकते किसी के साथ। बट एट टाइम्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। लेकिन कभी कभार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत काम का होता है। जो इशारों की लैंग्वेज होती है ना, बहुत काम में आ जाती है वो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। यू आर इन द लॉबी ऑफ अ हॉस्पिटल वेटिंग फॉर योर टर्न। आप एक हॉस्पिटल की लॉबी में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, ठीक है, और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि अब डॉक्टर साहब मुझे बुलाएंगे। Now, if there is written silence please, and if you don't know English, you wouldn't know what you have that you have to keep silence. अब मान लो वहाँ पर एक पोस्टर लगा है और उस पर इंग्लिश में लिखा है साइलेंस प्लीज, और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा क्या लिखा हुआ है? अरे भाई, आप तो दूसरों से बातचीत करते रहोगे ना, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है ना। If it's written in Hindi and one doesn't know Hindi, he would never know what that means. अब मान लो वहाँ पर हिंदी में लिखा है चुप रहिए या खामोश रहिए, और आपको हिंदी नहीं आती, तो आपको कैसे पता चलेगा वो क्या लिखा है? If it's written in Urdu and you don't know Urdu, you won't be able to understand it. मान लो उर्दू में लिखा है वहाँ पर कि खामोशी रखिए, ठीक है। अब आपको उर्दू नहीं आती, तो क्या करोगे आप? बट, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, if instead of a language there is picture of a boy with his finger on his lips, you would easily guess the meaning. अब मान लो वहां पर एक छोटे से बच्चे का फोटो है, ओके, और उसने अपनी जो 4 फिंगर है, ओके, 4 फिंगर किसे कहेंगे? ये पहली वाली उंगली को। अगर वो उसने अपने होठों पर लगा रखी है, तब आप समझ जाएंगे कि भैया यहाँ बड़बड़ नहीं करना है, यहाँ चुपचाप बैठे रहना है, बातचीत नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से यानी कि यहाँ पर हिंदी भी फेल हो गई और उर्दू भी फेल हो गई और इंग्लिश भी फेल हो गई। कभी कभार जो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, ओके, वो काफी काम में आ जाती है। सो इन अ नटशेल यानी हम लोग बोलते हैं ना, शॉर्टकट में एक बात बोले तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इन अ नटशेल, यानी शॉर्टकट में कहें तो बोथ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट। तो दोनों टाइप का कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, बी इट वर्बल और बी इट नॉन वर्बल। इन ऑर्डर टू मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको अपने कम्युनिकेशन को अगर इम्प्रूव करना है, यू शुड नो बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो आपको दोनों टाइप का कम्युनिकेशन आना चाहिए, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। बिकॉज बाय यूजिंग द राइट बॉडी लैंग्वेज, facial expressions and eye movement, you can effectively put forth your point. क्योंकि सही तरीके की बॉडी लैंग्वेज आप लोग यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, आई मूवमेंट यानी अपनी आंखों को
मटका मटका कर बात करते हैं आप, यू कैन इफेक्टिवली पुट फोर्थ योर पॉइंट, तो आप अपने पॉइंट को अच्छी तरीके से रख सकते हैं, अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। क्लियर? अब ये पैसेज अच्छे से हम लोगों को समझ में आ गया है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। A1 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चूज 2 ऑफ देम एंड एक्सप्लेन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2 ऑफ देम। क्या इंपॉर्टेंट बात है? 2 ऑफ देम, यानी कि पैसेज को पढ़ो और नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से कोई 2 चुनना है जो सही है। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। हाँ भैया, ये तो इतना तो मालूम है हमें कि ये कम्युनिकेशन से जुड़ा है, तो वो लिख दिए हम लोगों ने। फर्स्ट, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। सेकेंड वाला है, इट्स अबाउट इम्प्रूविंग योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और किस तरह से हम लोग अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, ये पैराग्राफ इस बारे में है। ठीक है, ये वाला भी सही है, ये भी लिख दिया हम लोगों ने। सेकेंड। थर्ड है, इट टेल्स अस दैट ओनली वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। और पैसेज बताता है कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन सही है, ऐसे कुछ भी नहीं है, ये सब झूठी बात है। तीसरे वाले के साथ नहीं जाएंगे हम लोग। फोर्थ, इट टेल्स अस दैट वर्बल कम्युनिकेशन केम फर्स्ट इन द वर्ल्ड। पहले दुनिया में क्या है, मुर्गी आई या अंडा आया, एग फर्स्ट और हैन फर्स्ट, ये झंझट में पढ़ना नहीं है। ऐसी कोई बात इस पैसेज में बताई भी नहीं है कि वर्बल पहले आया या नॉन वर्बल पहले आया, इसको छोड़ो। फर्स्ट और सेकंड वाले सही सेंटेंसेस हैं, हम लोग इनके साथ जाते हैं। A2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी इस एक्टिविटी को आपने कंप्लीट करना है। वर्बल कम्युनिकेशन किन 4 टाइप्स का हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ये वाला जो फ्रेज मैंने कहा, देखो अभी, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, आप लोग ऐसे नहीं कह सकते माइंड हॉर्सेस रन, है ना। इसे अच्छी सी इंग्लिश में कहेंगे आप रैक योर ब्रेन्स, रैक योर ब्रेन्स। वर्बल कम्युनिकेशन किन 4 टाइप्स का था, अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इन वर्बल कम्युनिकेशन इट कैन बी इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्मॉल ग्रुप एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। इसके साथ जाते हैं हम लोग। ये 4 चीजें उधर 4 डब्बों में हम लोग लिखते हैं। ये लिख दिया हम लोगों ने, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्मॉल ग्रुप और पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, A2 हो गया हमारा, 2 मार्क्स हम लोगों को मिल गए, हमारी मुट्ठी में है। अब हम लोग A3 देखते हैं। ये रहा A3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक वैसे ही है, बस यहाँ पर आप लोगों को नॉन वर्बल से रिलेटेड लिखना चाहिए। सोचो ज़रा, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जेस्चर्स होने चाहिए और ऐसे भूलना नहीं है एग्जाम में आपको, ठीक है। जैसे मैं भूल रहा हूँ ना, ऐसे भूलना नहीं। अभी देखते हैं हम लोग क्या है आंसर। ये देखिए, व्हेन इट कम्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। यहाँ पर लिखा हम लोगों ने जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कॉन्टैक्ट। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। A4 है, सजेस्ट, यानी बताइए। अब यहाँ पर सजेस्ट से लग रहा है कि पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, हमारी राय पूछी जा रही है, हमारी ओपिनियन पूछी जा रही है। ठीक है, तो एक अच्छी ओपिनियन देते हैं हम लोग। किस बारे में देना है? सम टिप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, बढ़िया बातचीत कैसी करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं आपके पास में, क्या कर सकते हैं हम लोग? सोचो थोड़ा सा, एग्जाम में जो समझ में आए अच्छी टिप्स वो लिख देना। जैसे आप लोग लिख सकते हैं, फॉलोइंग टिप्स आर यूजफुल टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसन टू एक्सपर्ट्स एंड ट्राई टू कॉपी सम ऑफ देयर स्किल्स। कोई बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है तो उसे सुनो और थोड़ा सा जो उसका स्टाइल है उसे कॉपी करने की कोशिश करो, वो किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करता है। ओके, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। और जो बॉडी लैंग्वेज आपकी है, यानी कि आप भाषण देने के लिए स्टेज पर गए और दोनों हाथ जेब में डाल दिए और खड़े हैं ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए और कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो कि आप लोगों से बात नहीं कर रहे, ऊपर देख के बात कर रहे हैं, तारों से, चांद से, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। फेशियल एक्सप्रेशंस शुड कीप चेंजिंग एज यू कम्युनिकेट। आपके फेस पर जो हाव भाव आते हैं, जो रंग आते हैं, वो आते और जाते रहने चाहिए, ठीक है। आपकी आईज है, आपके लिप्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस है वो चेंज होते रहने चाहिए। पाउजेस व्हाइल टॉकिंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और बातचीत के बीच में रुकना है, थोड़ा थोड़ा ठहर कर बातचीत करनी है आपको, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि फट 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 आप बोलते चले हैं। लास्ट वाला, हु यू आर टॉकिंग टू ऑल्सो मैटर्स। और आप किससे बात कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा बच्चा है आपके पास में 1st स्टैंडर्ड का और आप बढ़िया इंग्लिश में स्पीच झाड़ रहे हैं उसके सामने, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको लिसनर को ध्यान में रख करके बात करनी है, तब जा करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी।
A4 किया हम लोगों ने, हम लोग देखते हैं A5 क्या है। लैंग्वेज स्टडी फिर से 2 मार्क्स के लिए। फर्स्ट है यू कैन इफेक्टिवली पुट फोर्थ योर पॉइंट। आप अपनी बात को बहुत अच्छे से सामने रख सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस कैन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है आपके पास में, कैन को हटाना है और फिर ये सेंटेंस आपको लिखना है। यू कैन इफेक्टिवली पुट फोर्थ योर पॉइंट। क्या आएगा? यू आर इफेक्टिवली, ये तो नहीं आएगा। यू कैन बी, अरे कैन को तो हटाना है, फिर कैन इसमें है ना। यू कैन, लास्ट वाला देखते हैं। यू आर एबल टू इफेक्टिवली पुट फोर्थ योर पॉइंट। डी के साथ जाते हैं हम लोग, डी सही आंसर है। ठीक है, A5 का फर्स्ट हुआ हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड है a traffic policeman can control entire traffic just by moving his hands in specific directions। एक ट्रैफिक पुलिस वाला पूरे ट्रैफिक को अपने हाथों की मूवमेंट से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, क्या करना है? चूज द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू मेक अ WH क्वेश्चन। एक ऐसा आपको WH क्वेश्चन बनाना है टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज आंसर, जिसका आंसर अंडरलाइन वाला पार्ट आए। आप कहेंगे कि WH क्वेश्चन बनाना है और मैं WH क्वेश्चन बनाता हूँ, व्हाट इज योर नेम, ये नहीं चलेगा। आपका WH क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर ये आए। जस्ट बाय मूविंग हिज हैंड्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो हाउ कैन अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल एंटायर ट्रैफिक, शायद यही वाला आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, कैन इधर चला गया, ये भी नहीं आएगा। कैन अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल एंटायर ट्रैफिक, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो ये वर्बल क्वेश्चन हो गया। ओके, यानी इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। हाउ अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल एंटायर ट्रैफिक, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो हम लोग ए के साथ जाते हैं। ये देखिए मैंने बोला था ना ए आएगा, मानते नहीं हैं आप लोग, ए है। हाउ कैन अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल एंटायर ट्रैफिक। ओके, अगला वाला देखते हैं। A6 है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। दिए गए एक्सट्रैक्ट में से इनके सिनोनिम, अब सिनोनिम तो आपको याद है ना, सिनोनिम सेम मीनिंग, सिनोनिम सेम मीनिंग है ना। तो आपको पजल्ड इसका सिनोनिम देना है और कंप्लीट इसका सिनोनिम देना है। क्या आएगा? ये देखिए पजल्ड का आएगा सरप्राइज्ड और कंप्लीट का आएगा एंटायर। ओके, A6 हुआ है हमारा, 2 मार्क्स हमें मिले हैं। आगे देखते हैं हम लोग। B है समरी राइटिंग। समरी लिखना यानी कि खुलासा लिखना, यानी कि अगर दिया गया पैसेज आप लोगों को 21 लाइन्स में है तो 7 लाइन्स में लिखना, 1/3 लिखना। ओके, राइट डाउन द समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको समरी भी लिखना है, एक बढ़िया सा टाइटल भी देना है और ये पॉइंट्स यूज करने हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। ठीक है, दिए हुए पैसेज में से आप लोग सेंटेंसेस को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी नहीं करना है, उन्हें समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। एक बढ़िया समरी ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल दिया क्योंकि टाइटल के मार्क्स होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि टाइटल बाद में देंगे और बाद कभी आता नहीं है और वो लोग टाइटल कभी देते नहीं है। ओके, कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्मॉल ग्रुप एंड पब्लिक स्पीकिंग। In non-verbal communication, it can be gestures, body language, facial expressions, and eye contact. As of non-verbal communication, you can communicate without saying a single word by your mouth. यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पैसेज थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, और ऐसे नहीं है कि ये जो मैंने लिखा हूँ सिर्फ यही सही आंसर है बाकी सब गलत है, ऐसे नहीं है। अगर इसका आप अपने हिसाब से दूसरा आंसर भी लिखते हैं जिसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को एग्जामिनर्स लोगों को जो मॉडल आंसर दिया गया होता है उसके अंदर कोई पैराग्राफ नहीं लिखा होता है कि ऐसा रहा तो मार्क दो, अदरवाइज मार्क मत देना, ऐसे नहीं रहता है। हम लोगों को कहा गया रहता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे तो मार्क दो।
तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जो पॉइंट्स थे ये वाले, इनके हिसाब से लिखना है। ओके, तब आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे लिखा हम लोगों ने, इवन इफ यू डोंट नो अ लैंग्वेज you can communicate to an extent. Suppose in a hospital, if you see a picture of a boy holding his finger to his mouth, you know that you have to keep mum there. To master verbal communication, you should also master non-verbal communication. इस तरह से हम लोगों ने लिखा है। सी है माइंड मैपिंग। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक ज़माने में क्वेश्चन हुआ करता था ट्री डायग्राम, उस टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप लोगों को माइंड मैपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो हमारा जो चैनल है जेपी जावेद्स इंग्लिश फॉर यू, यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है 12th इंग्लिश एग्जाम्स महाराष्ट्र बोर्ड 2023, यहाँ पर माइंड मैपिंग के काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बना कर रखा हूँ। आप लोग उन्हें देख लें तो आप माइंड मैपिंग के एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है, डेवलप अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच with proper flow, design and structure। आप लोगों को एक टॉपिक दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो नहीं रहते नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उन पर आप लोगों ने एक माइंड मैप बनाना है। ठीक है, किस तरह से बना सकते हैं हम लोग, देखिए ये माइंड मैप है। ठीक है, हुआ हेडेक, उठा सर में दर्द, मेरे भी उठा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आप लोगों को टॉपिक दिया रहता है उसे बीच में लिखना है और एक बढ़िया सा रेक्टेंगल बना देना है। बना दिए। ये वाला टॉपिक कहाँ से आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये क्वेश्चन में था। ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ऐसे ही आप लोगों ने आंसर में बनाना है। यहाँ पर लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमको मालूम है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, तो 4 हम लोगों ने ऊपर लिखे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, और 4 हम लोगों ने नीचे लिखे, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्री नहीं है, प्रे है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है, प्रेपोजिशन, इस तरह से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है ये उसके पार्ट्स हो गए, कॉमन, प्रॉपर, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो प्रोनाउन है ये उनके पार्ट्स हो गए, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल एंड पॉसेसिव। जो वर्ब हैं उनके पार्ट हो गए, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड पैसिव। जो एडवर्ब हैं उनके पार्ट हो गए, मैनर, टाइम, प्लेस एंड डिग्री। याद रखो, ये सारी चीज़ें मुझे भी पता नहीं थी, मैंने भी थोड़ी सी इंटरनेट की हेल्प लेकर लिखा हूँ। एग्जाम में आप लोगों को इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ। मैंने जानबूझकर यहाँ पे डिफिकल्ट इसलिए लिया हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में जो आएगा वो सिंपल वाला लगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल बता दूँ, एग्जाम में डिफिकल्ट आए तो वो नहीं जमेगा। तो जो भी आप लोगों को टॉपिक आएगा उस पर आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है, ये सेंट्रल आइडिया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये उसकी ब्रांचेस है और ये वाली सब ब्रांचेस है। इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। ओके, वैसे ही एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन, इनके पार्ट्स यहाँ पर, इनकी डिटेल, इनकी सब ब्रांचेस दी हुई हैं। एग्जाम में इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन सेकंड है, पोइट्री एंड अप्रिसिएशन। 14 मार्क्स के लिए है। Read the given extract and complete the activities given below। पैसेज पढ़ना है और दी गई एक्टिविटीज को आप लोगों ने कंप्लीट करना है, पूरी करना है। My father travels on the late evening train। मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो डैडी हैं, वो ट्रैवल करते हैं शाम की ट्रेन से। ओके, वो ट्रेन भी लेट रहती है। Standing among silent commuters, उन्हें खड़े होना पड़ता है। कम्यूटर्स यानी पैसेंजर लोगों के बीच में। In the yellow light, येलो लाइट के पास। Suburbs slide past his unseeing eyes। Suburbs यानी छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी बस्तियां उनकी नज़रों के सामने से जाती हैं। आप नहीं ट्रेन के दरवाजे में खड़े होते तो ऐसा लगता है कि चीज़ें वहाँ से जा रही हैं, अरे चीज़ें वहीं रहती हैं, आपकी ट्रेन आगे जाती है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो घर हैं या बस्तियां हैं, एरियाज हैं, वो जाते हैं his unseeing eyes, उनकी आंखों के सामने से। unseeing eyes, वो देख नहीं रहे हैं, पिताजी उन्हें देख नहीं रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। ठीक है, His shirt and pants are soggy। और जो डैडी हैं उनका शर्ट और उनकी जो पैंट है वो कैसे हैं, सॉगी। सॉगी यानी कि पसीने में थोड़े से वेट हैं, दिन भर का उनका स्ट्रगल है, थक गए हैं वो और अब वापस आ रहे हैं। एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टैंड विथ मड।
और एक ब्लैक रेनकोट पहन रखा है उन्होंने, उस पर भी धब्बे लग गए हैं। स्टेन्ड यानी धब्बे लगे हैं, मड यानी कीचड़ के। एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स, और उनके पास में एक बैग है जिसमें ढेर सारी किताबें भरी हुई हैं। इज फॉलिंग अपार्ट, वो बैग भी टूट रहा है, अब एक्सपायर होने आ गया है। हिज आईज डिम्ड बाय एज, और डैडी की जो आंखें हैं वो डिम हो गई हैं। लाइट नहीं डिम हो जाता, जब पुराना हो जाता है तो ज्यादा कुछ रोशनी नहीं रहती, वैसे डैडी की आंखों में भी कोई खास रोशनी बची है क्या? नहीं बची है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, और वो घर की तरफ मॉनसून नाइट, एक मॉनसून नाइट में, और वो भी ह्यूमिड मॉनसून नाइट में घर की तरफ आ रहे हैं पिताजी। ठीक है, रात हो गई, कहाँ जाएंगे अब, वापस घर पे आएंगे ना। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैं उन्हें देख सकता हूँ कि वो ट्रेन से उतर रहे हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरते हुए। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जिस तरह के एक बहुत बड़ा सेंटेंस रहता है और उसमें से कोई एक शब्द, कोई एक वर्ड नीचे गिर जाता है, वैसी इतनी बड़ी ट्रेन में से पिताजी नीचे आ गए। ठीक है। He hurries across the length of the grey platform, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं उस ग्रे प्लेटफॉर्म पर। Crosses the railway line, enters the lane, और वो रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और एक लेन में, एक गली में हो जाते हैं। His chappals are sticky with mud, उन्होंने पैरों में जो चप्पल पहन रखी है वो भी थोड़ी सी मड की वजह से, कीचड़ की वजह से चिपचिपी हो गई है ना, थोड़ा स्टिकी हो गई है वो। बट ही हरीज ऑनवर्ड, लेकिन वो आगे बढ़े जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया सी पोइम है। यहाँ पर एक्चुअली कंप्लीट पार्ट नहीं दिया है इसका। अगर आप लोगों को 12th इंग्लिश के जो लेसन्स हैं, जो पोइम्स हैं, उन्हें अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो हमारे चैनल पर उसकी वीडियोज़ हैं, अगर आप लोग देखें तो अच्छी बात है। क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। A1 है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, 2 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर है हिज शर्ट एंड पैंट्स, पिताजी की शर्ट और पैंट, क्या पढ़ा था हमने, क्या है, अभी देखकर बोलता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर है हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, सॉगी यानी थोड़े गीले हैं पसीने में, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हिज ब्लैक रेनकोट, और उनका जो रेनकोट है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, स्टेन्ड, उस पर भी धब्बे लगे हैं। हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स, और उनकी जो बैग है वो बैग कैसी है, जिसमें किताबें भरी हुई हैं, वो भी क्या हो रही है, फॉलिंग अपार्ट, टूट फूट रही है। और हिज चप्पल्स, और चप्पल्स स्टिकी हैं। तो चारों जो यहाँ पर आइटम्स हैं उनकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए, हिज शर्ट एंड पैंट्स सॉगी, हिज ब्लैक रेनकोट stained with mud, his bag stuffed with books falling apart, and his chappals sticky with mud। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। A1 हुआ है हमारा, ये 2 मार्क्स हम रख लेते हैं लेकर। आगे देखते हैं A2 देखते हैं हम लोग के क्या है। कंप्लीट द गिवन एक्टिविटी, यहाँ पर आप लोगों को एक एक्टिविटी दी गई है, उसे पूरा करना है। वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड टू जर्नी, जर्नी जो है, ट्रैवल जो करते हैं आप लोग, उससे रिलेटेड वर्ड्स या फ्रेजेस जो हैं यहाँ पर आप लोगों को लिखने हैं। कई सारे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं पोइम में, आप लोग उन्हें लिख सकते हैं। ये देखिए हम लोगों ने लिखा ट्रेन, है ना, पोइम में ये वर्ड आया था। कम्यूटर्स यानी पैसेंजर्स, प्लेटफॉर्म ये भी आया था, और रेलवे लाइन ये भी आया था। इस तरह के वर्ड्स आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन A3 है, सजेस्ट सम वेज टू टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास जो ओल्ड पीपल हैं उनका हम किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं, इस बारे में कुछ लिखना है। लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल अराउंड अस बाय गिविंग देम टाइम, हम उन्हें समय दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी ये है। व्हेन एवर दे आर इल वी कैन टेक देम टू डॉक्टर्स, जब वो बीमार हों तब हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। देयर फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, हाइजीन शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। वी शुड आस्क देम फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ़ दे नीड एनीथिंग, हमें उनसे पूछते रहना चाहिए कि तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए क्या। ठीक है, इस तरह 4-5-6 लाइन्स में आप लोग PRT क्वेश्चन जो होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप, उसका आंसर लिख सकते हैं।
ए 3 हुआ है हमारा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। A4A complete the given table on the basis of the first 4 lines of the poem। पोइम की पहली 4 लाइन्स पढ़ना है आपने और जो राइमिंग वर्ड्स हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है और जो राइमिंग स्कीम है उसे यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट 4 लाइन्स देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये 4 लाइन्स हैं, ट्रेन, लाइट, आइज एंड रेनकोट। राइमिंग वर्ड तो कोई भी नहीं है, ठीक है। ट्रेन, लाइट, आइज और रेनकोट। अब जब राइमिंग वर्ड नहीं है तो राइमिंग स्कीम भी नहीं बनेगी। क्या लिख सकते हैं फिर हम लोगों ने लिखा राइमिंग वर्ड्स, देयर आर नो राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग स्कीम, इट्स अ फ्री वर्स। ये एक तरह की फ्री वर्स है। फ्री वर्स कहते हैं एक ऐसी पोइम को जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं रहती है। सो देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम, इसलिए यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। A5 है, फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट पोइम विथ 2 लाइन्स मिसिंग। यहाँ पर एक पोइम है जिसकी 4 में से 2 लाइन्स हैं, 2 नहीं है। एक शेर है ये इंग्लिश लैंग्वेज का। एड 2 लाइन्स ऑफ योर ओन टू मेक इट कंप्लीट। तो आप लोगों ने जो 2 मिसिंग लाइन्स हैं अपने मन से यहाँ पर लिखना है। सीधे सीधे कहें तो आप लोगों ने शायर बनना है थोड़ी देर के लिए और कविता की 2 लाइन्स लिखनी है आप लोगों ने। उसके लिए ज़रूरी है पहली 2 लाइन्स आप लोगों को समझ में आए। एज आई रिमेंबर, जहाँ तक के मुझे याद पड़ता है, जहाँ तक मुझे याद है, इट वॉज़ अ रेनी डे। ये रेनी डे था, बारिश का दिन था। आई लुक्ड एट यू, और मैंने तुम्हें देखा। नॉट नोइंग व्हाट टू से, और मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें जैसे ही मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। ठीक है, थोड़ा सा रोमांटिक शेर है। अब एग्ज़ाम में जैसे आपको समझ में आए वैसे आपने इसे कंप्लीट करना। यहाँ पर मैं बताता हूँ। यू जस्ट स्माइल्ड एंड देन वेंट अवे। तब तुमने मुझे देखकर मुस्कुराया और तुम चली गई। आई सी यू वंस अगेन आई प्रे, और मैं अभी भी दुआ करता हूँ, ठीक है, कि मैं एक कम से कम एक बार तुम्हें और देख लूँ। इस टाइप का ये शेर है, ठीक है। बी है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन क्या होता है, अप्रिसिएशन किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें करना है क्या नहीं करना है। सारी चीज़ों पर डिटेल वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो पोइम है इंडियन वीवर्स, इसका पोइटिक अप्रिसिएशन बता देता हूँ किस तरह से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, के जो वीवर लोग हैं, कपड़ा बुनने वाले जो लोग हैं, वो सुबह सुबह कपड़ा बुनते हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। तो लेखिका पोइट उनसे पूछ रही है कि तुम क्यों कपड़ा बुनते हो, वीव करते हो इतना खुश। गे यानी खुश। ब्लू एज द विंग्स ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड, और इतना ब्लू कपड़ा तुम लोग वीव कर रहे हो जितना कि एक पक्षी होता है। हेल्सियन वाइल्ड एक पक्षी होता है। स्क्रीन पर आप लोग उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो वीवर लोग पोइट को रिप्लाई करते हैं कि अरे भाई हम लोग एक कपड़ा बुन रहे हैं नए बच्चे के लिए। वो बच्चा न्यू बॉर्न है, अभी अभी इस दुनिया में आया है, उसके लिए हम लोग कपड़ा बुन रहे हैं। एक खुशी का टाइम है, एक बर्थ हुई है, इसलिए हम लोग खुश हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। फिर पोइट उनसे पूछ रही हैं कि वीवर लोगों अभी रात का टाइम है। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। और तुम लोग जो कपड़ा वीव कर रहे हो, बुन रहे हो, तो ये इतना ब्राइट क्यों है, ठीक है। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, जिस तरह के एक मोर के पर होते हैं, पर्पल एंड ग्रीन। कैसे कपड़ा है, पर्पल है और ग्रीन है। तब वीवर्स लोग रिप्लाई करते हैं वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, कि हम लोग एक रानी की शादी का ड्रेस जो है तो वीव कर रहे हैं, बुन रहे हैं। अब रानी की शादी का ड्रेस मतलब समझ सकते हैं आप लोगों के। लास्ट है स्टैंजा, वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल। स्टिल यानी शांत है और सोलम मतलब काफ़ी सीरियस हैं वीवर्स लोग। क्यों शांत है, क्यों सीरियस हैं। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। चांद की रोशनी में, ठंडक में तुम क्या बुनते हो, लेखिका ने उनसे पूछा, ठीक है। लेखिका भी उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रही है, बार बार जाके क्वेश्चन कर रही है। वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। जितना कि एक पर सफ़ेद होता है या जितना कि बादल सफ़ेद उतना इतना सफ़ेद तुम क्या बना रहे हो। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। हम बनाते हैं, कोई व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसका जो फ्यूनरल श्राउड है, यानी मरने के बाद जो भी उसकी अंतिम क्रिया है,
तो वो करने के लिए सफ़ेद कपड़े की ज़रूरत है, तो हम लोग वो सफ़ेद कपड़ा बना रहे हैं। मान लो कफन बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इसका जो पोइटिक अप्रिसिएशन होगा किस तरह से लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पोइम का नाम देते हैं ऊपर कि ये इंडियन वीवर्स, इस पोइम का हम लोग अप्रिसिएशन लिख रहे हैं। द टाइटल ऑफ द पोइम इज़ इंडियन वीवर्स। दिस अमेजिंग पोइम इज़ रिटन बाय सरोजिनी नायडू। आप लोग जब भी अप्रिसिएशन लिखें तो पोइम का नाम लिखें और उसके आगे ये लिखें कि ये किसने लिखा है, ठीक है। पोइट का नाम आना चाहिए। Imagine a poet whose mother was also a poet. काफ़ी ग्रेट पोइट हैं सरोजिनी नायडू, उनकी जो मदर हैं वो भी एक पोइट थी। So the writer started writing when she was just 12. और पोइट ने लिखना कब स्टार्ट किया, जब वो केवल 12 वर्ष की थी। आप लोग मान सकते हैं कितनी एक्सपर्ट रही होंगी वो। This poem is about craftsmen, weavers. और ये कविता है वीवर्स लोगों के बारे में। The poem has 3 stanzas. Each stanza represents a phase of our life. इस पोइम में 3 स्टैंजाज हैं। हमारी लाइफ में भी 3 फेजेस होते हैं। तो पोइम के जो 3 स्टैंजाज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंजा, ये हमारी लाइफ को बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा बताता है हमारे बचपन को, सेकंड स्टैंजा बताता है हमारी मतलब जवानी को, और लास्ट स्टैंजा बताता है हमारी ओल्ड एज को। द पोइम इज़ अ डायलॉग बिटवीन द पोइट्स एंड वीवर्स। ये पोइम एक डायलॉग की फॉर्म में है। पोइट क्वेश्चंस पूछ रही हैं और वीवर्स लोग रिप्लाई कर रहे हैं। द फर्स्ट स्टैंजा रिप्रेजेंट्स चाइल्डहुड, द सेकंड स्टैंजा रिप्रेजेंट्स एडल्टहुड, while the last stanza represents old age. Colors have been wisely used in different stanzas. और इस पोइम में अलग अलग कलर्स को यूज़ किया गया है। जैसे स्टार्ट में जो कपड़ा बुना जा रहा है उसका कलर कैसा है, फिर मिडल में जो है, फिर जो एंड में है, ठीक है। The poem itself is an example of metaphor, while beautiful use of simile has been done throughout the poem. आप लोग जब भी अप्रिसिएशन लिखें, आप लोगों को बताना होता है कि अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी यूज़ हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि इस पोइम में यूज़ हुई है मेटाफर और सिमिली। I haven't seen a greater example of alliteration in any poem other than this one. और ये वाली पोइम में एलिट्रेशन का काफ़ी यूज़ हुआ है। इससे बड़ा यूज़ एलिट्रेशन का मैंने किसी और पोइम में नहीं देखा। क्यों भाई? W is repeated in almost all the lines, क्योंकि एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कोई एक साउंड रिपीट हो, और यहाँ पर W इतने बार रिपीट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्टेंजा W W W W, ठीक है, W। सेकेंड स्टेंजा ये देखिए W W। थर्ड स्टेंजा ये देखिए V W W, यानी काफ़ी यूज़ हुआ है। थ्रू आउट द पोएम पोइट हैज़ मार्क्ड द हार्ड वर्क ऑफ वीवर्स। और इस पोइम में पोइट ने वीवर्स लोगों के हार्ड वर्क को बताया है। आई पर्सनली लाइक द पोइम एंड आउट ऑफ 10 आई गिव 9 पॉइंट्स। मुझे ये कविता अच्छी लगी है, मैं 10 में से इसे 9 मार्क देता हूँ, ठीक है। अपना क्या जा रहा है, 10 में से 9 दे देना। वन शुड रीड दिस पोइम, और ये पोइम सबने पढ़नी चाहिए। याद रखो, अगर आप पोइटिक अप्रिसिएशन लिखे और पोइम आपको पसंद ना भी आए, तब ऐसा नहीं लिखना कि ये घटिया पोइम थी और मेरा सर दुख रहा है। ऐसे लिखना कि वाह भाई बहुत अच्छी पोइम है और सब लोगों ने इसे पढ़ना चाहिए। आप लोगों को आंसर्स ऐसे लिखने हैं जिन्हें पढ़कर एग्जामिनर साहब खुश हों, सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर पर्सनल ओपिनियन आपकी नेगेटिव भी है तो थोड़ा सा उसे अपने पास ही रखना है। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। सेक्शन 3 स्टार्ट होता है हमारा। राइटिंग स्किल्स 16 मार्क्स के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था, आपकी टेक्स्ट बुक अलग अलग सेक्शंस में बांटी हुई हैं, तो यहाँ पर हम लोग राइटिंग स्किल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। 4 मार्क्स के लिए आपको 1 करना है या 2 करना है या 3 करना है। आप देख सकते हैं और लिखा है, और लिखा है, तो हम लोग 1 वाला कर लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। क्या है 1? अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। आप लोगों को एक वर्चुअल मैसेज लिखना है। हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वर्चुअल मैसेजेस पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखो, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पता चलेगी। और एक बढ़िया वर्चुअल मैसेज मैं फ़िलहाल आपको बना के बताता हूँ। वर्चुअल मैसेज के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्या मैसेज बनाना है इसकी डिटेल आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है। यू आर पर्सनल असिस्टेंट टू मिस्टर दीक्षित, कि मान लो आप पर्सनल असिस्टेंट है मिस्टर दीक्षित के, मान लिया, अच्छा किया। While he wasn't in the office today,
और आज मिस्टर दीक्षित ऑफिस में नहीं थे। यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिस सुमन, तो आपने एक फ़ोन रिसीव किए तो उधर से किसी ने कहा कि मैं सुमन बात कर रही हूँ। यू विल नॉट बी कमिंग टू द ऑफिस टुमारो, और आपका कल ऑफिस आने का इरादा नहीं है। अब जो फ़ोन आपने रिसीव किए थे आपको अपने बॉस को बताना है कि भैया ये ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, ठीक है, बट आप तो कल ऑफिस नहीं जा रहे हो तो कैसे बताएंगे। राइट अ वर्चुअल मैसेज फॉर मिस्टर दीक्षित, तो आप एक मैसेज लिख कर रख दो ऑफिस में, जो मिस्टर दीक्षित पढ़ लेंगे और उन्हें पता चलेगा कि हाँ इन दीदी का मिस सुमन का फ़ोन आया था। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और मैसेज में क्या लिखना है आप लोगों को, ये पॉइंट्स लिखने हैं। कॉल एट 6 कि 6 बजे फ़ोन आया था। शी गॉट स्टेशनरी, उन्हें स्टेशनरी मिल गई मिस सुमन को। विल कम ऑन मंडे, और वो मंडे को आने वाली हैं। पेमेंट कैश, और पैसे वैसे जो हैं वो कैश में देंगी। थैंक्स, और वो शुक्रिया कह रही थी। सारी चीज़ों को मिलाकर आप लोग एक बढ़िया वर्चुअल मैसेज लिख सकते हैं। 5 पॉइंट्स आते हैं वर्चुअल मैसेज में, ये देखिए इस तरह के। सबसे पहले आप लोगों ने डेट लिखना है 18th of October, ठीक है। उसके बाद टाइम लिखना है आप लोगों ने, क्या टाइम है तो, और उसके बाद लिखना है किसके लिए है, ठीक है। डेट, टाइम, फॉर होम, 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पर मैसेज आएगा और लास्ट में आपका नाम आएगा। किसके लिए लिख रहे हैं, मिस्टर दीक्षित के लिए। आगे लिखना है वन मिस सुमन कॉल्ड अराउंड 6 PM एंड सेट दैट शी हैड गॉटन द स्टेशनरी, कि कोई मिस सुमन है, उनका 6 बजे के आसपास फ़ोन आया था कि उन्हें स्टेशनरी मिल गई है। आ गए हमारे दोनों तीनों पॉइंट कि 6 बजे फ़ोन आया था, मिस सुमन स्टेशनरी मिल गई। शी वुड कम ऑन मंडे, और वो सोमवार को आने वाली हैं। शी इज़ टू पे अस इन कैश, और जो स्टेशनरी के पैसे वैसे हैं वो कैश में देंगी। शी थैंक्ड फॉर द स्टफ, और चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया कहा है। मीना, मिस्टर दीक्षित को ये मैसेज कौन दे रहा है, मीना, क्योंकि डायरेक्ट मिस सुमन की मिस्टर दीक्षित से बातचीत नहीं हुई है, तो बीच में ये हैं, मीना है। ओके, इस तरह का आप लोग वर्चुअल मैसेज बना सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर पूछे तो सबसे सिंपल चीज़ अगर आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में कोई है तो वो है वर्चुअल मैसेज, वर्चुअल मैसेज, वर्चुअल मैसेज। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बी है क्वेश्चन नंबर 4 का, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर भी आपको 1, 2, 3 रहेगा, कोई एक करना है। हम लोग सीधे सीधे ईमेल लिखते हैं, काफ़ी आसान काम है ईमेल लिखना। यू हैव रिसेंटली मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट, हमारे यहाँ एक्सीडेंट होता है, अंग्रेज़ लोग एक्सीडेंट से मिलते हैं। ये देखिए मेट विद एन एक्सीडेंट, कि आप अभी अभी एक एक्सीडेंट से मिले हो, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। स्मॉल, छोटा सा हुआ है, बहुत ही बारीक एक्सीडेंट है। योर डॉक्टर हैज एडवाइज्ड यू टू बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ वीक, बट आपके डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते तक घर पे रहो, आराम करो। राइट डाउन एन ईमेल इन प्रॉपर फॉर्मेट टू योर मैनेजर एंड आस्क हिम फॉर लीव, तो अपने मैनेजर को एक ईमेल लिखो और ईमेल में लिखो कि आपको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, ठीक है। किस तरह का लिख सकते हैं आप लोग, सीधे सीधे ऐसे लिखना है। ईमेल में और लेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ईमेल में हम क्या करते हैं, TO2 करके लिख देते हैं, कोई एक नाम लिखते हैं और @gmail.com करके लिखते हैं हम लोग, जैसे जावेद1212 या मोहसिन1212 कोई भी इमेजिनरी आप लोग रेसिपिएंट का एड्रेस लिख सकते हैं। CC इसे छोड़ देना है, BCC इसे भी छोड़ देना है। एक्चुअली ईमेल की दुनिया में जब आप किसी को कॉपी भेजते हैं, CC मतलब कार्बन कॉपी भेजते हैं, तब यहाँ पर कुछ लिखा जाता है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसी को भेजते हैं तब यहाँ पर लिखा जाता है, तो वो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट में आप लोग लिख सकते हैं रिगार्डिंग 7 days लीव, 7 दिन की छुट्टी चाहिए। डियर सर, अगर आपको अपने बॉस पसंद ना भी हो तब भी डियर सर लिखना पड़ेगा, ठीक है। घटिया सर ऐसे नहीं लिख सकते आप। आगे लिखेंगे आप लोग, रेफरिंग द सब्जेक्ट अबव आई डू हियर बाय रिक्वेस्ट फॉर 7 days लीव स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे द 28th of October 2022 के ऊपर सब्जेक्ट बताया मैंने, उसके हिसाब से मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए सर। 28 अक्टूबर के पास से मुझे छुट्टी की ज़रूरत है। येस्टर नाइट, देखिए कल दिन में कोई बात हुई तो आप येस्टरडे कहेंगे, क्या कहेंगे, येस्टरडे। लेकिन कल रात में कोई बात हुई तो आप कहेंगे येस्टर नाइट। पता था आप लोगों को ये वर्ड? नहीं पता था तो जाओ और जो बटन है सब्सक्राइब का उसे सब्सक्राइब करो, बढ़िया इंग्लिश आप लोग यहीं पर सीख सकते हैं। While I was going to market on bike, an auto driver hit entering from the wrong side. कि भैया कल की बात है, मैं मार्केट में जा रहा था तब एक रॉन्ग साइड से ऑटो ड्राइवर आया और उसने हिट किया। Luckily I did not get much hurt. तो अच्छा हुआ कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। But there's a sprain and a swelling in my left ankle. But मेरा लेफ्ट पैर का जो एंकल है, टखना जिसे कहते हैं हम लोग, वो सूज गया है और उसमें स्प्रेन है, मोच है।
After thorough examination, our family doctor advised me for bed rest of at least 7 days. तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने पैर चेक करने के बाद मुझे कहा कि 7 दिन तक आप आराम करो. It is hard for me to walk or even to stand for a couple of minutes. चलना मेरे लिए मुश्किल है, कुछ मिनट तक मैं खड़े रह सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं स्टैंडिंग पोजीशन में रह भी नहीं सकता. होप यू ग्रांट माई लीव. तो उम्मीद है, आशा है कि आप मेरी लीव को सैंक्शन करेंगे. एज सुन एज आई जॉइन बैक आई विल हैंडल माई पेंडिंग वर्क. तो जैसे ही मैं वापस आता हूँ मैं अपना पेंडिंग काम कर लूँगा. आई विल नहीं पढ़ना है इसे, आइल. ठीक है, कार में डालने का जो ऑयल होता है उस टाइप ऑयल. थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन. उम्मीद है कि आप मेरा काम कर देंगे, इसलिए आपका शुक्रिया. योर्स ट्रूली माजिद. एप्लीकेशन मतलब ईमेल भेजने वाले का नाम. एक बात अपने ध्यान में रखो, कान खोल कर सुन लो, सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड से आएगी. किसी भी चीज़ को आप उठा के राइट में नहीं पटक सकते यहाँ पे. ओके, सारी चीज़ें आप लोग लेफ़्ट साइड से लिखेंगे. आगे देखते हैं हम लोग. सी है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. 1, 2, 3 में से कोई एक करना है. हम लोग 1 वाली करेंगे, स्पीच. एक बढ़िया सा भाषण आप लोगों ने तैयार करना है, तैयारी नहीं करना है, देना भी है. ठीक है. यू हैव टेकन पार्ट इन एन एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन. एक जगह भाषण देने का प्रोग्राम रखा हुआ है, आप उसमें शरीक हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं. द टॉपिक इज़ द मोबाइल अ कर्स और अ बून. कि मोबाइल सोसाइटी के लिए, समाज के लिए शाप है या फिर एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है, एक गिफ्ट है. आपको क्या लगता है? ड्राफ्ट स्पीच इन 100 to 150 वर्ड्स. लगभग 100 से 150 वर्ड्स में आप लोगों ने स्पीच लिखनी है. अब एग्जाम में आप लोग एक वर्ड लिख के गिन नहीं सकते कि 1 वर्ड, 2 वर्ड, 10 वर्ड, 20 वर्ड्स. ओके, आप लोगों ने एग्जाम्स में क्या करना है, ये देख लेना कि एक लाइन में आपने कितने वर्ड लिखे. मान लो एक लाइन में आपने 10 वर्ड्स लिखे, तो आपको चाहिए 100 वर्ड्स के ऊपर. तो आपको लगभग 12 लाइन्स के आसपास लिखना रहेगा अगर आप लोग एग्जाम्स में एक लाइन में 10 वर्ड्स लिखते हैं तो. ओके, तो क्या याद रखने जैसी बात है यहाँ पर? द मोबाइल अ कर्स और अ बून. मोबाइल शाप है या वरदान, और 100 से 150 वर्ड लिखने. ठीक है, तैयार हो जाओ फटाफट. सबसे पहले ऊपर टाइटल देते हैं हम लोग, द मोबाइल अ कर्स और अ बून. अब हमें कहा गया था कि आप एक एलोक्यूशन कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं. ठीक है, तो जहाँ भी कंपटीशन होता तो हमारा भाषण कैसे शुरू करते हैं हम लोग? रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, चीफ गेस्ट, टीचर्स एंड डियर ऑडियंस. इस तरह से हम लोग भाषण शुरू कर सकते हैं. वी ऑल नो दैट वी आर हियर फॉर दिस कंपटीशन. हमें पता है कि हम लोग इस कंपटीशन के लिए यहाँ पर आए हैं. एंड आई कैन सी सम ऑफ यू प्लेइंग विथ योर मोबाइल्स और लुकिंग एट इट. और इस प्रोग्राम में भी मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग मोबाइल निकाल कर उसे देख रहे हैं. बढ़िया धांसू स्पीच हमने शुरू की है, डायरेक्ट टॉपिक पर आए हैं हम लोग. दिस इज़ द पॉइंट आई विश टू फोकस नाउ. और यही बात मैं करना चाहता हूँ, इसी चीज़ पर मुझे फोकस करना है. द मोबाइल हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. कई सारे मोबाइल के फ़ायदे हैं. यू कैन टॉक, सेंड और रिसीव मैसेजेस, डू कैश ट्रांजेक्शंस एंड मच मोर. काफ़ी चीज़ें आप मोबाइल्स पर कर सकते हैं. बट इट हैज़ बिकम सच इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. लेकिन हमारी ज़िंदगी का ये एक अविभाज्य घटक बन गया है, यानी एक ऐसी चीज़ बन गई है कि हम इसे अपने से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. दैट इट्स हार्ड टू स्टे ऑफ इट. कि इससे दूर रहना हमारे लिए आजकल मुश्किल हो गया है. ओके, even when we do not need it, we keep looking at its screen and we keep checking if there's something new from someone. अगर इसकी ज़रूरत ना भी हो तो हम इसे जेब में से निकालते हैं, अनलॉक करते हैं, तो देखते हैं किसी ने कुछ मैसेज भेजा है क्या, कोई अपडेट है क्या, चेक करते रहते हैं हम लोग. It was much of a boon in the past. माजी में, पुराने ज़माने में ये नेमत था. एक कुछ साल पहले लोग खाली कॉल के लिए रिसीव करते थे. But in today's world, I think it is turning into a curse. लेकिन आज ये एक शाप बनता जा रहा है. बिला वजह लोग इसे देखते रहते हैं. Children keep playing unnecessary games on it. बच्चे इस पर गेम्स खेलते रहते हैं. Adults keep watching videos which are useful in no ways. बड़े लोग भी इस पर वीडियोस देखते हैं. कुछ भी रील्स आ रही है, शॉर्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है तो लोग देखते रहते हैं. Even elderly people have started to waste their time on it. यहाँ तक कि जो सीनियर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो भी मोबाइल लगाकर कुछ भी पुरानी फिल्में देखेंगे, पुराने गीत सुनेंगे. ठीक है, वो लोग भी मोबाइल के चक्कर में हैं. I would like to request you all to use this curse as less as possible. तो मैं आप लोगों से विनंती करता हूँ कि आप लोग कम से कम मोबाइल यूज़ करें. Friends, a bad habit, whatever it might be, is hard to quit. एक बुरी आदत को छोड़ना आसान नहीं है,
बट इफ़ वी ट्राई, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें, क्या नहीं हो सकता, आप कोशिश करें तो वी कैन विन, तो जीत हमारी होगी। वी कैन डू। So let's resolve today that after today we will use the mobile only when it's extremely necessary। तो आज हम लोग ये अहद करते हैं, कसम खाते हैं कि ज़रूरी रहा तो ही मोबाइल को हाथ लगाएंगे, नहीं तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे। Speaking this much, I would like to take my seat back। Thank you। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। 2-3 बातें हैं, देखिए एग्ज़ाम में आप लोग जैसी भी स्पीच बनाएं तो सबसे पहले तो ये रही आपकी स्पीच, ऊपर टाइटल देना है आपने और शुरुआत ऐसे करना है, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, चीफ गेस्ट, टीचर्स एंड डियर ऑडियंस। अपनी जो बात है, अपने जो मुद्दे हैं वो 2 पैराग्राफ में बताना है आपने, 3 पैराग्राफ में बताना है, ठीक है। और जब आप अपनी स्पीच को एंड करो तो लिखना है, इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, शुक्रिया। स्पीकिंग दिस मच, आई वुड लाइक टू टेक माई सीट बैक, थैंक यू। इस तरह आप लोग स्पीच लिख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, डी है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, 1, 2, 3 में से कोई करना है। फर्स्ट वाले के साथ जाते हैं हम लोग, रिव्यू, अपनी राय देना है। रिव्यू देना यानी राय देना। मान लो अमेज़न से आपने एक चीज़ मंगाए थे, आपने मंगाए थे चार्जर, वो बहुत अच्छा निकला तो आप रिव्यू देते हैं ना, वैसे रिव्यू देना है यहाँ पे, बट बुक के बारे में है। ओके, यू हैव रिसेंटली रेड अ बुक, आपने अभी एक किताब पढ़ चुके हैं। Write down a review in 100 to 150 words using the following points। 100 से 150 वर्ड्स में आप उस बुक के बारे में अपनी ओपिनियन दें। टाइटल ऑफ द बुक, नाम क्या था बुक का, ऑथर ऑफ द बुक, लेखक कौन, स्टोरी ऑफ द बुक, एनालिसिस ऑफ द बुक, उस बुक के बारे में जैसे क्या कहते हैं लोग, क्या मानते हैं, कितनी सक्सेस है, योर ओपिनियन और आपकी अपनी ओपिनियन। इस टाइप में आप लोग बुक की डिटेल दे सकते हैं। ये देखिए आंसर लिखेंगे हम लोग। बुक रिव्यू लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम हो सकता है, हमारे चैनल पर फिर एक बार कहूँगा काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप लोग वो देखकर सीख सकते हैं। हम लोगों ने लिखा हमारा टाइटल बुक रिव्यू, किसका बुक रिव्यू है, विंग्स ऑफ फायर, काफ़ी अमेजिंग बुक है। इंडियन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लिखी थी ये बुक। नेम ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, ऑथर्स डॉक्टर अब्दुल कलाम ऑथर थे और थोड़ी हेल्प की थी अरुण तिवारी जी ने, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं हम, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक, ये एक तरह की आत्मकथा है। द बुक इज़ रिटन इन इंग्लिश में लिखी है। दिस अमेजिंग बुक टेल्स अस द स्टोरी ऑफ फेमस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में है। द बुक फोकसेस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये किताब, ये पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की अलग अलग चीज़ों को दर्शाती है, बताती है। रीडिंग दिस बुक इज़ हार्ट वार्मिंग एंड ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, ये किताब पढ़ना एक हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस है, हमारी तबीयत खुश हो जाती है, ठीक है, और काफ़ी सुंदर सा ये एक्सपीरियंस है। आगे लिखते हैं हम लोग, स्टोरी, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस बुक, इस किताब में कई सारी चीज़ें बताई हुई हैं। सच एज द लाइफ ऑफ अ बॉय हु इज़ सन ऑफ अ बोट ओनर, ये बुक है एक लड़के के जीवन के बारे में जिसके पिताजी एक बोट ओन करते हैं, एक बोट वाले हैं, बोट के मालक हैं। द मैजिक ऑफ फेथ एंड काइंडनेस इज शोन इन द बुक, ये किताब में बताया गया है जादू, कैसे वाला जादू, कोई मिल गया में जो जादू था वो क्या नहीं, बल्कि अगर आप किसी चीज़ में फेथ है, भरोसा है, आप काइंड है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, ये बताया हुआ है। What I personally sensed again and again while reading the book is it evokes in us a sense of patriotism। बार बार ये किताब पढ़ते टाइम एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि इस किताब से हमारी देशभक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर देशभक्ति पैदा होती है। स्पेशल फीचर, क्या खास बात लगी है आपको बुक की? द बुक हैज़ अ लॉट ऑफ पर्सनल मोमेंट्स एंड इनसाइट्स, कई जगह अपनी पर्सनल लाइफ को डॉक्टर कलाम ने यहाँ पर डिस्कस किया है। इट इज़ न्यूमेरस लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ कलाम के यहाँ पर कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं। वंस वी रीड द बुक वी अंडरस्टैंड डॉक्टर कलाम मोर क्लोजली, एक बार हम बुक पढ़ें तो डॉक्टर कलाम को काफ़ी नज़दीक से हम लोग पहचान सकते हैं। मैसेज, ये बुक से आपको क्या मैसेज मिला? द मैसेज ऑफ द बुक इज़ हाउ ग्रेट थिंग्स कैन बी अचीव्ड बाय सिंपल थॉट्स, बड़ी से बड़ी चीज़ भी आप लोग हासिल कर सकते हैं, खाली आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। द मैसेज इज़ ऑल्सो ड्रीम बिग, और एक मैसेज देती है ये बुक कि बड़े सपने देखो। इट ऑल्सो टेल्स अस टू स्ट्रगल अंटिल यू अचीव योर गोल, ये किताब हमें कहती है कि
अपने सपने साकार करने के लिए, ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करो, ठीक है। योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है बुक के बारे में, अच्छी राय देना है, ठीक है। फिर कहूँगा मैं, अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो। इट इज़ एन अमेजिंग बुक इन माई आइज़, कि मेरी नज़रों में तो बहुत अच्छी किताब है ये, वन मस्ट रीड इट, इसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों ने 4 स्टार्स भी दे दिए हैं 5 में से, बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से आप लोग बुक पर रिव्यू लिखेंगे। सबसे पॉजिटिव बात यह है एग्ज़ाम्स की कि वो कोई एक किताब का नाम नहीं देते हैं आप लोगों को कि इस किताब पर रिव्यू लिखो। मान लो उन्होंने एक किताब का नाम दे दिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ओके, और आपने वो किताब पढ़ी नहीं, तो क्या खाक लिखेंगे आप? तो यहाँ पर कोई एक किताब के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है, तो यही रिव्यू ज़हन में रखो, 2-3 बार इसे ही पढ़ लो, 2-3 बार यही वीडियो देख लो और ऐसे ही एग्ज़ाम में छाप के आ जाना, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक्शन 4, लिटरेरी जॉनर। देखिए, इसे जेनरे या गेनरे नहीं पढ़ेंगे आप लोग, मैं बताता हूँ, जॉनर इस तरह से पढ़ेंगे। 16 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन 5 का ए है, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। जैसी आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वैसी आप लोगों ने एक्टिविटीज़ को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ओके। 1 है, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। एक क्वेश्चन है और उसके 4 आंसर्स हैं। MCQs कहते हैं इसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसा सवाल जिसके 4 ऑप्शंस हो, 3 ऑप्शंस हो, मल्टीपल यानी ज़्यादा हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs कहते हैं उसे। ड्रामा विच एंड्स इन सोरो इज कॉल्ड एज। ऐसा प्ले, ऐसा ड्रामा जो दुख में ख़त्म होता है, उसे पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे आप, ठीक है, उसे कॉमेडी कहेंगे? नहीं भैया, ये तो ज़्यादा हो गया। ट्रेजेडी कहेंगे, रोमांस कहेंगे या हिस्टोरिकल कहेंगे? हम जाते हैं ट्रेजेडी के साथ, ठीक है। द सेंट्रल गुड कैरेक्टर इन अ वर्क ऑफ आर्ट इज़। आप कोई वर्क ऑफ आर्ट पढ़ रहे, आप एक लेसन पढ़ रहे हैं, आप लोग एक ड्रामा पढ़ रहे हैं, आप लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे अच्छा किरदार होता है, सेंट्रल गुड कैरेक्टर, उसे आप विलेन कहेंगे? नहीं। सिंगर कहेंगे, एक्टर कहेंगे या प्रोटैगनिस्ट कहेंगे? याद रखिए, प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहते हैं, ये आएगा। इट इज़ हार्ड टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना, ये बताना काफ़ी मुश्किल होता है। कहाँ मुश्किल होता है? ऑफ द स्टोरी इन डैश स्टोरीज। इन कहानियों में, फ़नी कहानियों में आप नहीं बता सकते। आगे क्या होगा? कॉमिकल कहानियों में नहीं बता सकते, थ्रिलर में नहीं बता सकते, या सोशल कहानियों में नहीं बता सकते, थ्रिलर आएगा यहाँ पर। 4th है, अ पोइम हैविंग नो स्पेसिफिक राइम पैटर्न इज़। ऐसी कविता जिसमें राइमिंग वर्ड्स ना हो, राइमिंग पैटर्न ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसी वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक अलग क्वेश्चन था वो, ये अलग है, उसे कहते हैं हम लोग फ्री वर्स, ठीक है। एग्जाम्स में फुल सेंटेंसेस आपको लिखना है, आप इतना नहीं लिख सकते ट्रेजेडी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ड्रामा विच एंड्स इन सोरो इज कॉल्ड एज ट्रेजेडी, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट का आंसर ऐसे आएगा, सेकंड का ऐसे आएगा, उसके बाद और थर्ड का ऐसे आएगा और फोर्थ का ऐसे आएगा। पूरा वर्ड आपको, पूरा सेंटेंस आप लोगों को लिखना है। जैसे कि यह है, अ पोइम हैविंग नो स्पेसिफिक राइम पैटर्न इज फ्री वर्स। आगे देखते हैं हम लोग, एक टेबल है और मैच द पेयर्स करना है आपको 2 मार्क्स के लिए, यानी हर जो पॉइंट है तो वो आधे मार्क के लिए है यहाँ पर। अ ह्यूमरस ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसमें थोड़ा हंसी मजाक हो, उसे क्या कहेंगे? ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी थोड़ी सी ट्रेजेडी होती है, थोड़ा सा कॉमेडी होती है। ओपेरा, ये म्यूज़िक से रिलेटेड होता है। और लास्ट वन है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा किसे कहते हैं आप लोग? अब देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको धीरे धीरे स्टडी से आएगी। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, द मोर यू स्टडी द मोर यू नो, ठीक है। तो मैं ये नहीं बता सकता कि क्या क्वेश्चन आएगा या किस टाइप का होगा, बट नॉवेल के अंदर आपको थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आंसर बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, अ ह्यूमरस ड्रामा, इसे फार्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग आगे पढ़ोगे BA में या MA में, तब आपको पता चलेगा। ट्रेजिक कॉमेडी ऐसा होता है, नो जॉयफुल और फनी कंक्लूजन, यानी एंड इसका बहुत अच्छा नहीं होता है ट्रेजिक कॉमेडी का। ओपेरा कहते हैं एक्टर्स सिंगिंग लाइन्स, यहाँ पर गाने का काम होता है। और मेलोड्रामा कहते हैं रोमांटिक और सोबर स्टोरीज, सोबर कहेंगे आप इसे। अगला वाला क्वेश्चन है,
ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर है ये उसका लास्ट पार्ट है। जो नॉवेल है उन पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो फर्स्ट है, और यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि ये करो या वो करो, सीधे सीधे सब करना है आपने। बी है तो उसके दोनों करने हैं, सी है तो उसके दोनों करने हैं, डी है तो दोनों करने हैं। फर्स्ट है 2 मार्क्स के लिए, राइट डाउन अ फ्यू लाइन्स ऑन मिस फिलिप्स। मिस फिलिप्स के बारे में कुछ लाइन्स लिखो। आप लोगों को बता दूं जो नॉवेल है टू सर्व विथ लव, उसमें का एक कैरेक्टर है। क्या लिख सकते हैं हम लोग इनके कैरेक्टर के बारे में? ऑल्दो मिस फिलिप्स लुक्स फूल शी इज़ नॉट, कि ये थोड़ी सी बुद्धू दिखती हैं हमें, पर ये है नहीं कहानी में बुद्धू, ये काफ़ी स्मार्ट हैं। शी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ द 3 टीचर्स, जो 3 टीचर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट यही है। शी डजंट वॉन्ट टू एम्बेरस अदर्स, वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहती। आई थिंक शी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ईमानदार यही हैं कहानी में। It wouldn't be wrong to say that she is the one who put Denham in his proper place. ये कहना गलत नहीं होगा कि डेनहम को अपनी सही जगह पर इन्होंने रखा। As of class control, she is able to control her class very nicely. हम कह सकते हैं कि ये अपनी क्लास को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती हैं। She believed that the timetable would help students in their life after school. उनका मानना था, मिस फिलिप्स का मानना था कि ये जो टाइम टेबल है स्टूडेंट्स को कॉलेज के बाद की लाइफ में हेल्प करेगा, स्कूल के बाद की लाइफ में हेल्प करेगा। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कैरेक्टर की ज़्यादा डिटेल भी पता हो तो 10, 20, 30 पेज तक मत लिखते चले जाना, थोड़ा सा लिखना है आपको। 50 वर्ड्स में लिखना है, यानी 4, 5, 6 लाइन्स के आसपास, 4 तो नहीं 6, 7 लाइन्स के आसपास आपको लिखना रहेगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड वाला है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन टू सर्व विथ लव। आपको क्या लगता है टू सर्व विथ लव ये नॉवेल किस बारे में है, वो लिखना है। हम लोग लिखते हैं फॉर मी द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है उसको लेकर के ये कहानी है। द थीम ऑल्सो डील्स विथ हाफ ईयरली रिपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल, और हाफ ईयरली रिपोर्ट्स को लेकर के ये है। दिस एक्सट्रैक्ट ऑल्सो फोकसेस इन द चेंज ऑफ बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर डेनहम्स वर्क। और एक टीचर जिस तरह से मिस्टर डेनहम जो काम करते हैं बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो स्टूडेंट्स में चेंज आता है, ये कहानी उस बारे में है। देयर इज़ श्योरली द राइज इन स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट द स्टूडेंट्स हैव लर्नड कोर्टेसी। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बच्चे जो है तो काफ़ी अदब, मैनर्स, अखलाक, अच्छी बातें, एथिक्स सीखे हैं। इन शॉर्ट, what a good teacher can do to an average class has been highlighted in the passage. अगर शॉर्टकट में कहें तो एक अच्छा टीचर बच्चों को किस तरह से चेंज करता है कहानी में बताया गया है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, वही 6-7 लाइन्स में आप लोगों ने लिखना है। बी हो गया हमारा। सी देखते हैं आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टाइम इज an important theme in Around the World in 80 Days. Comment on this. Around the World in 80 Days, ये वाला जो नॉवेल है इसमें टाइम इम्पॉर्टेंट है क्या आपके हिसाब से? अरे भाई इम्पॉर्टेंट है, नॉवेल का खुद नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, कि 80 दिन में अगर घूमे तो बात है ना। यानी शुरू में ही टाइम का जो झंझट है, टेंशन है, वो हम लोगों को दिया गया है। किस तरह से आंसर लिख सकते हैं हम लोग? First of all, the title itself says around the world in 80 days, so we come to know the importance of time. सबसे पहले तो नॉवेल का नाम है कि 80 दिन में दुनिया घूमना, यही हमको पता चलता है कि 80 दिन का लिमिट है। Now time is their enemy and they have to defeat it and come back to London before 80 days complete. अब हमारी कहानी के जो किरदार हैं, आप पासपोर्ट है या फिलियस फॉग है या आउडा है, इन लोगों को 80 दिन के अंदर अंदर दुनिया घूमकर वापस आना है। यानी किसे हराना है? टाइम को हराना है, टाइम से जीतना है इनको। इन द मीन टाइम वेरियस इंसिडेंट्स हैपन एंड आवर गाइस लूज देयर टाइम। फिर नॉवेल में अलग अलग चीज़ें होती है और हमारे जो हीरो हैं, जो हीरोइन है, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, उनका टाइम वहाँ पर वेस्ट होता है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ टाइम वी थिंक दैट दे विल नॉट बी एबल टू विन द बैट। कभी कभी हमें लगता है कि यार ये लोग शर्त हार जाएंगे, ये कोई 80 दिन में वापस नहीं आते, अब ये हार गए, ऐसा हमें लगता है। इन द एंड, बट आखिर में, बिकॉज ऑफ सम सेकेंड्स फॉग हैज़ वॉन द वेजर, कुछ सेकंड्स की मदद से मिस्टर फॉग वेजर जीत गए हैं। इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा डे दे गॉट। ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि उन्हें एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग। सी का सेकंड है कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ फिलियस फॉग एंड पासपोर्टो। फिलियस फॉग जो है और पासपोर्टो जो है, इनके कैरेक्टर को कंपेयर कीजिए, कौन कैसा था कौन कैसा। हम लोग लिख सकते हैं फिलियस फॉग हैज़ ऑलवेज बीन कूल, कि जो फॉग है कूल है। इवन बीइंग इन प्रिजन ही वाज कूल, जेल में भी वो कूल थे। इवन व्हेन thought that he had lost the wager, he just shut himself in the room and didn't make noise. जब उन्हें लगा कि वो शर्त हार गए हैं, तब भी वो चुपचाप कमरे में चले गए, कोई चीख पुकार नहीं की उन्होंने, कोई घर को सर पे नहीं उठा लिए, ठीक है। Even when he thought होना चाहिए था यहाँ पे, he thought. He had wonderful self-control throughout the novel, और पूरे नावल में उनका खुद पर कंट्रोल है, अचानक चिल्लाने नहीं लग जाते वो। And now we have Passepartout, a very emotional person. और ये दूसरा वाला बंदा पासपोर्टो, ये तो काफ़ी इमोशनल है। एट सम पॉइंट ही वाज रिपेंटेंट, कभी कभी लगता है कि उसे पछतावा होता है। एज ही केम टू नो अबाउट द मैरिज ऑफ आउडा एंड फॉग ही वाज टू एक्साइटेड, जब उसे पता चला कि आउडा और मिस्टर फॉग शादी कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। यानी कि ये कैसा है, इमोशनल कैरेक्टर है। And as he realized that Fogg had lost the wager, he was worried beyond words. उसे एहसास हुआ कि यार हम लोग शर्त हार गए, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, बहुत ज़्यादा टेस्ट, यानी कि कूल नहीं है, ठीक है, कभी खुश कभी खुशी कभी गम, इस टाइप है। So looks like these characters are opposites of each other. तो हमें लगता है कि फिलियस फॉग और दूसरे जो मिस्टर पासपोर्टो हैं, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। ओके, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। अगला वाला है आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स, सारे वो ये 50 वर्ड्स में ही देने हैं आपको। फर्स्ट है शेरलॉक होम्स इज़ द टॉवरिंग फिगर इन द नावल, एक्सप्लेन। टॉवरिंग यानी सबसे बड़ा। द साइन ऑफ 4, ये नावल आप पढ़ते हैं, शेरलॉक होम्स इस जासूस का, तो आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है पूरी कहानी के अंदर, शेरलॉक होम्स। सही बात है, ये इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, तो फिर इसको साबित करो। अब लिखते हैं हम लोग, शेरलॉक होम्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द नावल। जितने हैं सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेरलॉक होम्स है। मैरी केम टू हिम फॉर सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कहानी की जो हीरोइन है मैरी, वो भी शेरलॉक होम्स के पास आई थी अपना प्रॉब्लम लेके। ही वॉज सो परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग पीपल एंड थिंग्स दैट इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दैट ही वुड मिस। इतनी बारीकी से, इतना केयरफुली शेरलॉक होम्स चीज़ों को देखते हैं कि हमें लगता है कि वो कोई चीज़ मिस नहीं कर सकते। वी कैंट कंपेयर वैटसन विथ हिम, as Watson was just a supporting person, और वैटसन को उनसे कंपेयर करना गलत है, वैटसन तो खाली एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। Because of Holmes, all the events proceed further. होम्स की वजह से कहानी आगे बढ़ती है। Mary had come to seek his help and he helped by identifying the handwriting, by finding Sholto, and it was he who actually solved the case. मैरी उनके पास आई थी शेरलॉक होम्स के पास मदद मांगने के लिए, शेरलॉक होम्स ने उनकी मदद की है, उन्होंने हैंडराइटिंग को पहचाना, उन्होंने शोल्टो को ढूंढा और उन्होंने केस सॉल्व किया। अब क्या कहना, सभी कुछ उन्होंने किया है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सो ही इज़ द मोस्ट टॉवरिंग फिगर इन द नावल, इस तरह आप लोग लिखना। आगे है राइट डाउन द थीम ऑफ द साइन ऑफ 4। द साइन ऑफ 4 ये जो नावल है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये किस बात पर है। अब उसमें अलग अलग चीज़ें हैं 2-4, तो हम सारी की सारी लिख देते हैं। हम लोग लिखते हैं कि द थीम इज़ द डिसअपीयरेंस ऑफ मैरीज फादर, कि मैरी के वालिद खो जाते हैं, डैडी गुम जाते हैं, उस बारे में है। एंड मैरी स्टार्टेड रिसीविंग पर्ल्स, फिर इस लड़की को मोती मिलना शुरू होते हैं, इस बारे में है। एंड देन वन डे मैरी रिसीव्स अ लेटर विच रेड दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस डन टू मैरी, और एक दिन इस लड़की मैरी को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ये कहानी इस बारे में भी है। Then begins the journey of the trio, फिर ये तीनों ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं। कौन कौन, शेरलॉक होम्स, मैरी मॉटसन एंड डॉक्टर वैटसन, ये ट्रैवल करते हैं फॉर अ हाउस वेयर दे बिलीव दे वुड फाइंड समथिंग इम्पॉर्टेंट। वो एक ऐसे घर की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्हें चीज़ें मिलेंगी। In a way, the theme is also about 4 people looting a treasure and then how the treasure causes difficulties for a lot of people. ये कहानी इस बारे में भी है कि 4 लोग मिलकर एक ख़जाना लूटते हैं और बाद में उस ख़जाने की, उस ट्रेजर की वजह से क्या क्या परेशानी, दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। So that's it.
तो एग्ज़ाम्स में जब आप लोग अपने आंसर्स लिख चुके हो तो एक मरतबा एक क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेना कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखे हैं क्या। एक बार आंसर पेपर को चेक कर लेना कि आंसर पेपर में सारी डिटेल्स हैं क्या। ओके, सप्लीमेंट जो रहेगी आपकी उसे मेन शीट के साथ अच्छे से टाई अप करना है, बांधना है। क्लियर? सो प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे 12th इंग्लिश का गेस पेपर। वो गेस पेपर जो महाराष्ट्र बोर्ड 2023 में जो एग्जाम्स कंडक्ट करने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने बनाया है। ओके, हमने देखा किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के आंसर्स हम लोगों को लिखने हैं, टिप्स है, ट्रिक्स है, डूज है, डोंट्स है, लगभग सारी चीज़ें, सभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी, स्टडी की। ओके, अगर आप लोग यहाँ तक देखते हैं ओके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, वीडियो हमारा अपने कुछ खास दोस्तों के साथ क्यों ना हो उसे शेयर कीजिए। ओके, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वाली लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।